सुनिए, नई ड्रग पॉलिसी बनी हुई है 2015 से, जी। लोकसभा में पेश ही नहीं हो रही, क्योंकि उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाया है कि क्वालिटी कंट्रोल करना। तो ये सारी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसका नो साइड इफेक्ट इज ए क्लेम जी। एंड इज अ फास्ट क्लेम। आयुर्वेद वाले एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलोपैथिक वाला आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक कैंसर की बात आती है, हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आदरणीय बाबा जी रोहतक आए थे हमारे शहर में, अच्छा। एंड ही वाज क्लेमिंग टॉल क्लेम्स कि मैं ये कैंसर ठीक कर देंगे, ये कैंसर। फिर एनीवे, इनफैक्ट हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गन्ने के जूस को एनालाइज किया तो वी फाउंड 13 पैथोजेंस इन दैट। अच्छा। उनमें से एक जॉन्डिस वाला वायरस था, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए वायरस। हेलो दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग फोरम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जिसको हम जिंदगी के हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। दोस्तों, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें हमने ये जाना है कि किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग से जो हम बहुत सारी जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, या जो सूडो साइंसेज हैं, या बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और इससे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा फील्ड है जो कि हम सबको इफेक्ट करता है और हमें उस बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से हम क्रिटिकल थिंकिंग का उस फील्ड में इस्तेमाल करें ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें, स्वस्थ रह सकें। और दोस्तों, ये फील्ड है हेल्थ का और मेडिकल साइंसेस का फील्ड। दोस्तों, हम सब कभी न कभी अस्वस्थ होते हैं और हमें अक्सर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बीमार नहीं पड़ना चाहता। हमेशा हम चाहते हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन हम कभी कभी बीमार पड़ते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे देश में क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। और आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे ही क्रिटिकल थिंकर जो कि बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं और ये बहुत सालों से हमारे देश में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर दिनेश खोसला। डॉक्टर दिनेश खोसला साहब एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी भी इन्होंने किया है। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली पेडियाट्रिक्स में है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर में रहे हैं पिछले करीब 40 सालों से और एक बहुत ही जाने माने फिजिशियन हैं रोहतक के। दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री आजकल हमारे देश में बूम कर रही है और एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी पाने के लिए हमें बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है और अक्सर ये देखा गया है कि ये अमीर लोग ही जो है अच्छी मेडिकल केयर को कर पाते हैं। और आपने लो कॉस्ट मेडिकेशन पे बहुत काम किया है और किस तरीके से हम ड्रग्स लें रैशनल बेसिस पे ताकि ओवरडोज ना हो और साथ साथ में हम अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएं। दोस्तों, आपका जो स्पेशलाइज फील्ड है वो है बच्चों की मेडिकल केयर और इस फील्ड में आपने बहुत सारा काम किया है। कंज्यूमर जो चाइल्ड कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का इन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर आजकल के जो बच्चे हैं उनको जंक फूड की प्रॉब्लम है, उसके बाद में बेबी कॉस्मेटिक्स है और कपड़े हैं ऐसे एडवर्टाइज किए जाते हैं जो कि एक्चुअली बच्चों के। दोस्तों, आप जो है चेयरपर्सन है कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड कंज्यूमर इन हरियाणा। दोस्तों, आपने करीब 40 साल से काम किया है ऐसे बहुत सारे जो प्रोपोगेंडा जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत पॉपुलर है उनको डीमिस्टिफाई करने में, उनका झूठ एक्सपोज करने में काम किया है और आपको पीपल साइंस अवार्ड भी ऑनरेबल गौहर रजा साहब ने दिया है। तो मैं आपका खोसला साहब, डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं कि आप किस फील्ड में काम करते हैं और
फिर हम इसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। जी, वैसे तो मैं एक ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन हूँ, जी। बट क्योंकि जिस समय मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उस समय ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल ही नहीं थी। सो हम बाध्य थे कि क्लिनिकल सेंस को डेवलप करें। जी। और पीडियाट्रिक्स में जाने का अनुभव इस करके हुआ कि बच्चे अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकते। तो बतौर ट्रेनिंग एज़ ए पीडियाट्रिशियन, we had to, all of us who were being trained at that time, we had to train our skills, clinical skills, to arrive at a diagnosis without the availability of many investigations. जी। Although later on I found that even when investigations are available, we don't need them many of the times. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश हुआ था जी। जिसमें कहा गया था कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इट इज ए लेटेस्ट साइंस, हाँ, हाँ। वहां तक भी अगर उपलब्ध है तब भी 86 to 90% ऑफ डायग्नोसिस विल कम फ्रॉम हिस्ट्री। ये मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग एक बड़ी फॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, इट्स ए स्किल दैट यू कैन जी। डिग आउट ऑफ द हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं। सो इसको मास्टर करने में 3-4 साल लगते हैं। यू हैव टू हैव ए सुपरविजन ऑफ ए सीनियर। तो 80 to 90%, sometimes neurologists say that 90% of disease will come from their history. And another 6 to 8% will come from examination. Examination अच्छा। means our touch, physician's touch, seeing the eyes, seeing the tongue, and seeing clinical signs in the patient. So about 95% of diagnosis will be complete with these two modalities, a good history अच्छा। taking हाँ, and examination, physical examination. हाँ। और बच्चे में और भी ज्यादा प्रोपोर्शन। सो विल बी लेफ्ट टू फॉर ओनली 3 to 4% फॉर द लेबोरेटरी। तो अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं रिक्विजिशन करना। वी विल थिंक क्रिटिकली के हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या हमें कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि हम इसको, तो लेबोरेटरी का ज्यादा यूज हम करते हैं टू सॉर्ट ऑफ पुष्टि करने के लिए जो हमने क्लिनिकल हिस्ट्री में देखा कि ये मेरा डायग्नोसिस ठीक है कि नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर हम लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा है कि आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो जैसे ही आप जाइए वो फटाफट जो है वो 10 आपको टेस्ट बता देते हैं। हाँ, तो दैट्स और व्हाई ऐसा वी आर भी गिविंग देखने में आया है कि जो वो कहते हैं साहब एक पर्टिकुलर मेडिकल शॉप पे ही आप जाइए, लैब में ही जाइए और वहाँ से ही आप टेस्ट कराइए। और ऐसा भी मतलब बहुत पॉपुलरली लोग सोचते हैं कि उनका एक कमीशन भी उनको जाता है। और इस तरीके से बहुत सारा पैसा अननेसेसरी टेस्ट में खर्चा हो जाता है। और आप जैसा बता रहे हैं कि शायद टेस्ट का रोल कोई 5% है, तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात जैसी है। हाँ जी, और वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस को बड़ा स्पेसिफिक रोल है। मैं आपको जी। ये बता रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में आज की डेट में भी क्या लिखा है। जी। विद ऑल अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एवरीथिंग, अभी भी आज भी 95% एग्जामिनेशन उससे ही आएगा। राइट। और इसमें एक और सेंटेंस इनकॉर्पोरेट किया था जिस पेपर में छपा था, रेप्यूटेड पेपर में छपी थी, इफ यू गो टू द लैब फर्स्ट, हाँ, पिरामिड को आपने उल्टा कर दिया, हाँ, हाँ, द डायग्नोसिस फॉर एवर में बी लॉस्ट इन ए मेज। बताइए। तो अगर आप और पहले लैब में चले गए, हाँ, तो ये जो पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं और ये उसके अगेंस्ट, इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप एनुअल पैकेज करा लें, उसमें आपको एक बोल्ड लेटर्स में टाइप कर दिया, दिस इज नॉट द वे वी आर बीइंग टॉट। ओके। सो यहाँ मैं लेमेंट करता हूँ कि साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन is being subdued by non-science gradually, and this is the result of a generalized crash of scientific temperament. तो जैसा सोसाइटी में हो रहा है, सोसाइटी मेरे को एग्जामिनेशन करने के बाद भी कहेंगे कि पेशेंट के जी देख लो, कुछ टेस्ट करा लो, शायद आपको कुछ और दिख जाए। सो आई टेल देम कि तेरे को पेट दर्द है, पेट दर्द इमेजिंग में नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड विल नॉट शो अप ए फोकस ऑफ पेट दर्द, इट विल नॉट लाइटन अप वो मैं हाथ से छू के जो देख रहा हूँ वो बेटर है। और मैं पेट को हाथ लगा के देखूं, मेरे हाथ में कोई लंप आएगा, उसको मैं अल्ट्रासाउंड से फिर करूंगा कि ये लंप क्या है, व्हाट इज दिस मास।
तो कुछ ऐसा है। लेकिन डॉक्टर साहब हम लोगों का तो एज अ पेशेंट हमने देखा है कि साहब आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाइए और खास तौर से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पहुंच गए तो वो तो कितना पैसा आपका टेस्ट पे खर्चा कर देते हैं। और मैंने एक चीज़ ये देखी जो आपने अभी बात कही वो लाल निशान या बोल्ड में, कि आपका अगर टेस्ट करा लिया जाए, किसी हेल्दी व्यक्ति का भी टेस्ट करा लिया जाए, तो उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तो जरूर रेड में आ जाते हैं। यस, और फिर उसके बेसिस पे डॉक्टर जो है आपको कहते हैं साहब ये आप करा लीजिए, वो करा लीजिए, और ये दवा नहीं लेंगे तो। मैं आपको बताऊं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं। मेरे पिताजी जो हैं उनकी उम्र करीब 80 साल की है, जी, और वो करीब 2 साल पहले हम यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट किए। तो मैंने सोचा पापा का जो है सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करा लेते हैं, मेडिकल चेकअप। उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, किडनी के इश्यूज़ हैं और हार्ट के इश्यूज़ हैं, हल्के हल्के ये सब इश्यूज़ एज के साथ जो हो जाते हैं। तो साहब हमने एक हॉस्पिटल में इनका चेकअप कराया। अब जो हार्ट का जो टेस्ट था वो एक कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट साहब ने वो टेस्ट किया, और उसके बाद में फिर जब हमने उनसे कंसल्टेशन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो है इसको तुरंत जो है इसकी एंजियोग्राफी कराइए, और अगर ज़रूरत होती है तो तुरंत हमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई मतलब क्या मामला इतना सीरियस है, क्या ऐसा इशू? कहा नहीं साहब बड़ा मामला सीरियस है, और ये जो है मतलब आपका इंश्योरेंस तो होगा ही होगा। मैंने कहा साहब इंश्योरेंस ज़रूर है, लेकिन मतलब हमारा दूसरी कंपनी से है, कैशलेस नहीं हो पाएगा इस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा साहब कि आपको तुरंत एडमिट कराइए, बाद में आप क्लेम करते रहिएगा, लेकिन जो है मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि तुरंत आप एंजियोग्राफी करा लीजिए। खैर उनका जो मार्केटिंग स्किल थी और जिस तरह उन्होंने फियर हमारे अंदर क्रिएट किया, तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा यार कि कुछ दाल में काला है और ये आदमी कुछ बेचने के चक्कर में है। तो मैंने एक बहुत ही यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की, और उनको हमने उनके पास लेके गए उसके अगले दिन। अब उन्होंने पापा को देखा, और पापा को देखने के बाद में उन्होंने सब टेस्ट वेस्ट किए। फिर उन्होंने कहा देखिए साहब ऐसा है कि आपके पापा की उम्र जो है वो 80 साल की उम्र है उनकी, उनको शुगर करीब 20 साल से है, उसके बाद में उनको किडनी की प्रॉब्लम इतने सालों से चल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब आपका जो फादर का हार्ट है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन फिर भी एज के हिसाब से जो भी उनकी हार्ट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जो है इसकी कोई भी एंजियोग्राफी कराएं ये सब, और ये मेडिसिन ले लीजिए, आप इसको खाते रहिएगा, और आपका सब जो है वो कोई चिंता की बात नहीं है। और देखिए अगर उस डॉक्टर का, प्राइवेट डॉक्टर का बस चलता तो उसी दिन पापा को, और पापा इतने नर्वस हो गए उसमें कि बेचारे रात भर वो सो नहीं पाए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरीके की जो एक जो उनकी मार्केटिंग होती है, या मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर को कमीशन मिलता है जितना बिजनेस आप लेकर के आते हैं, उसके चक्कर में अमीर लोगों का भी बड़ा जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे आपका क्या में एक्सपीरियंस? 2-3 पॉइंट्स हैं ये सारे। जी देखिए, व्हाट यू आर सीइंग टुडे, जो आपका सारा इंसिडेंस है, दिस इज द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। जी इसी करके हम डिसरिप्यूट में जा रहे हैं। जी पर एट द सेम टाइम मेरे टाइम के कई लोग हम स्टैंडर्ड जो क्लासिकल प्रोटोकॉल है जी वो उसी में चल रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे। जी सो दिस इज नॉट द ट्रू वर्जन। और हम्म। यही वजह है कि मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर अल्टरनेटिव मेडिसिन हावी हो रही है, जी बिकॉज वी हैव डिस्टॉर्टेड आवर वर्जन। लो कॉस्ट, तो ये जो पुराना वर्जन था, अब देखिए इसका यह है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जी हैज लेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सबसे सही मोटी बात ये है। मेरी फीस क्या थी ट्रेनिंग की? 600 रुपीज पर ईयर। बताइए। ठीक है जी। और लड़का गरीब होता था तो थोड़ा सा किताबें सब टीचर्स सीनियर से जूनियर को मिल जानी, स्केल्टन चाहिए होता था हमको। इट वाज क्लासिक के सेकंड प्रॉफ का बच्चा उस फर्स्ट प्रॉफ वालों को स्केल्टन दे देगा अपनी, तो वो जद्दी जायदाद से चलते जाते थे। जी तो आई डिड ऑल माई 10 years ऑन साइकिल, सो कोई एक्सपेंस नहीं था, तो वी कुड, एंड वी हैड टीचर्स हु वर रोल मॉडल्स। तो इसमें क्या, साइंस में कैसे होता है, क्लिनिकल मेडिसिन क्यों ध्वस्त हुई? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थी ऑन द बेड साइड, यू नो। हाँ। वी डिडंट यूज टू, पहले हम पेशेंट के साइड पे 6 लड़के खड़े रहते थे। अच्छा। वी यूज टू टेक दैट हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री एक एमडी स्टूडेंट, हमारा सीनियर स्टूडेंट, बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं पढ़ाते थे ये, हाँ हाँ। तो उस केस को पढ़ने के बाद हम बैक जाके फिर किताब पढ़ते थे थ्योरीज बुक की। तो दिस इज कॉल्ड बेड साइड क्लिनिकल ट्रेनिंग। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको होता था उसमें, रियल हाँ, लाइफ मुझे एक्सपीरियंस।
क्योंकि अप्लाइड मेडिकल नॉलेज। साइंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको सिमुलेटर्स पे नहीं पढ़ा जा सकता। आप सही एयरक्राफ्ट बात। उड़ाना सिमुलेटर पे सीख सकते हैं, कंप्यूटर मॉडल सिमुलेटर पे प्रैक्टिस इवन कर सकते इंजीनियरिंग हैं, काफी हद तक सीख सकते हैं आप। इंजीनियरिंग काफी हद तक सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, मेडिकल साइंस में ये अभी आज तक प्रॉब्लम है बिल्कुल कि बिल्कुल। आप लाइव पेशेंट जब तक ना, तभी हमारी ट्रेनिंग भी कैडावर पे होगी कम से कम। हम्म। तो उस फ्लैश की फील होना, नर्व को फील करना, तो ये सारी चीज, ये स्टिमुलेशन। और सत्यानाश क्यों हुआ मेडिकल एजुकेशन का? एमसीक्यू आ गए। हाँ। द एमसीक्यूज आर स्क्वेयरली टू ब्लेम, क्योंकि हमारी साइंस ऐसे नहीं है। इट इज ए क्रिटिकल ऐसे टाइप लिखना पड़ता है एक बीमारी के बारे में। जी इफ जी। दिस हैपेंस देन दिस विल नॉट हैपन। जी सर, इफ यू सही फाइंड बात है। दिस, दिस सिम्टम्स आर नॉट अनकॉमन। अब ये हम्म। वर्ड पहली बार मेडिकल साइंस में सुना, नॉट अनकॉमन। हाँ। इसकी आज तक परसेंटेज नहीं निकली है दो कि निगेटिव, नॉट दो अनकॉमन ये निगेटिव। 10% होगा कि 5%। इसको बस एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाँ। कि चलते चलते इसको भी निगाह मार लो कि शायद ये ना हो। हम्म। दिस इज वेरी कॉमन। और फिर हमको पढ़ाते थे फ्रेजेस लाइक दिस, कॉमन डिजीजेस हैपन कॉमनली। हाँ। पर उसमें यह बात है कि जो इंटेंसिव केयर बनी है, जी। यू नो व्हाट इज इंटेंसिव केयर? इंटेंसिव केयर ये है कि आप नियर डेथ हो, डेथ को अवॉइड ओ, करने वाली केयर को आईसीयू कहते हैं। वो हम्म। ट्रूली एक्सपेंसिव है, उसको आप अलग कर दीजिए। But then we come to a concept called 1090 gap in health. जी। ये 1090 गैप जो है कई तरीके से ट्रांसलेट करता है, पर मेन ट्रांसलेशन ये है कि 90% ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज आर नाउ गोइंग फॉर 10% ऑफ डिजीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप प्राइवेट फील्ड में देखें तो जी। सारे हॉस्पिटल एंड वाइस वर्सा, मतलब 10% रिसोर्सेज फॉर 90% ऑफ डिजीज। अब प्राइवेट सेक्टर सारा हॉस्पिटल का देखें, दे आर हार्ट हॉस्पिटल्स, दे आर न्यूरो हॉस्पिटल्स, but they are catering to just 1% of diseases. यस। अब यहाँ ओपीडी में बैठ के मैं 99% क्या डिजीज देता हूँ? दे आर इन्फेक्शियस डिजीज। हम्म। एंड प्राइवेट सेक्टर हैज नो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल। हम्म। इवन कंट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर विल नॉट हैव many infectious disease hospitals, जी। although that is the main burden of disease of India. सही बात है। सही इन्फेक्शियस कह रहे हो। डिजीजेस को ट्रीट करना ही सिखाना पड़ेगा। हम्म। अब दूसरा 1090 गैप, फीवर से एक पेशेंट आता है, द मेन सिम्टम ऑफ फीवर वी से जी। ओपीडी में एक मुख्य सिम्टम है। 90% of infections are viral. हम्म। Means they don't need any antibiotic or any medical treatment. They are जी। self-limited. Body's own immunity will take care of them. हम्म। तो उसमें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, इट इज अनदर थिंग। एंड बट दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक तो लोग लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वायरल होता है तो लोग बहुत सारे ले लेते हैं एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कंट्री के ड्रग लॉज की। इन रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड you cannot get your hands on an antibiotic without a prescription of the doctor. ओह। और यहाँ यहाँ तो तो मैंने, मेरा डॉक्टर साहब माफ करिएगा, यहाँ तो मैंने देखा है लोगों को कि वो जाते हैं साहब वो मेडिकल शॉप पे, और जो बेचने वाला उससे कहते हैं भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द है, 4 दिन से बुखार है, जरा कोई दवा बता दो। और वो जो बेचने वाला होता है वही दवा बता देता है। और हमारे यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, जैसे ही आप बीमार पड़े तो आपके परिवार के लोग, अरे इसमें ये दवा खा लो, पिताजी कहेंगे ये दवा खा लो, और भाई कहेगा अरे ये दवा खा लो। मतलब हर आदमी, मैंने देखा है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो है अपने को एक्सपर्ट समझता है। और तो यहीं पे मेरा कंसर्न है और मेरा दुख है जो सारा, जी कि मेडिकल साइंस को हम इस तरह डेवलप नहीं कर पाए। जी लेकिन ये जो पॉइंट आपने किया है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी आपको पता है जो ड्रग पॉलिसी है कंट्री की, जी जी 1940 की बनी हुई है। जी। इट हैज नेवर बीन रिवाइज्ड। ओ। अच्छा, रिवाइज ड्राफ्ट जो असली हमारा एक फार्माकोपिया बना, हमारा फार्मूलरी बनी है, नेशनल फार्मूलरी कहते हैं। जी। अब उसको आपको मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बताता हूँ। इट लिस्ट ओनली 524 ड्रग्स सिंगल साल्ट, उसमें दो नहीं होने चाहिए, ओके। which are needed for the entire disease pattern of our country, and about 25 mixed drugs, जिसमें दो साल्ट है। वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, बहुत थोड़ी सी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, HIV के प्रोग्राम ड्रग्स है, ऐसे करके उनमें मिक्स ड्रग्स, उनको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं।
Hmm. Now against this 524 and 25, Hmm. Indian market is flooded with 75,000. Oh my God. बाप रे. सुनिए, नई ड्रग पॉलिसी बनी हुई है 2015 से, जी. लोकसभा में पेश ही नहीं हो रही, क्योंकि उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाया है कि क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा Hmm. ड्रग्स का. उसको जीएमपी कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. Hmm. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए 5 या 10 करोड़ का खर्चा होता है, फैक्ट्री को अपग्रेड करना पड़ता है मैन्युफैक्चर को. Hmm. वो हर वक्त कहते हैं 6 महीने का एक्सटेंशन और दो, 2 महीने के एक्सटेंशन और दो, 1 साल के एक्सटेंशन और दो, अभी हम नहीं कर Oh. सकते हैं. Hmm. तो जब इतनी फ्लडिंग होगी मार्केट में, तो कोई भी ड्रग कंट्रोलर उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता. ये तो हेल्थ इतनी के सारी साथ खिलवाड़ हो गया हमारे देश में मेरे ख्याल बिल्कुल से. खिलवाड़ हो गया. परमिशन ले रहे हैं कि हमें लो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाने की अनुमति दी जाए. बताइए. अभी हम पैसे नहीं खर्च कर सकते. सो दिस इज वेयर वी कॉल्ड कमर्शियल इंटरेस्ट राइडिंग ओवर द पब्लिक हेल्थ इशू. ऐसे ही जंक फूड में है. जंक फूड में हम कह रहे हैं वार्निंग लेबल लगाओ, Hmm. तो वो नहीं कर सक रहे. अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में आदेश दिया कि पब्लिक हेल्थ इशू विल राइड ओवर दी कमर्शियल इंटरेस्ट, प्लीज पुट ऑन. उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया. अब मुश्किल से जाके सुप्रीम जी. कोर्ट से वार्निंग आई है. सो मेडिसिन में ये प्रॉब्लम है. बाकी किसी कंट्री में इस 524 के अलावा ना तो कोई ड्रग मैन्युफैक्चर होती है. मतलब एडवांस कंट्रीज हैव गॉट लेसर नंबर ऑफ ड्रग्स Oh. एंड इंडिया एंड इवन बांग्लादेश इज मच इम्पोर्टेंट, मच बेटर देन अस. आपको पता है 1975 में एक हाथी कमेटी रिपोर्ट बनी थी, अच्छा. उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी थी. जी. वो आज तक धूल फांक रही है, वो कभी बात नहीं आई. बट बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड. Hmm. तो उन्होंने रहमान साहब ने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया. ही डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी थे, उनके फार्माकोलॉजिकल विषय. अच्छा. उन्होंने हमारी हाथी कमेटी रिपोर्ट बोरो करी. 1975 की बात है. Hmm. आई वाज फॉलोइंग दैट. तब तक मैं एमबीबीएस कर चुका था, तो मैं इंटरेस्टेड था इस सारी चीज को देख. Hmm. उन्होंने ओवरनाइट लागू कर दी हमारी बोरोड ड्रग पॉलिसी रिपोर्ट. और हम आज तक नहीं कर पाए. और सेकंड चीज, अभी लिबरेट हुआ था, छोटा कंट्री था, अमेरिका ने उनको ड्रग एड में 2 शिप्स लोड ड्रग्स भेजे. Hmm. सफरुल्लाह चौधरी ने कह दिया उनके क्या क्या ड्रग्स भेज रहे हो. देवर आउटडेटेड ड्रग्स फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका में पास नहीं हुई थी, जिनको लीगल परमिशन नहीं मिली थी, वो सारा शिपमेंट बांग्लादेश को डाल दिया. उसने मिड सी में डुबो दी सारी ड्रग्स. बताइए. उनको थैंक यू कह के वी विल क्रिएट आवर ओन. अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे हमें एक आजकल जो एक बहुत ही एक डिबेटेबल मुद्दा रहता है, जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया. मेरे अपने परिवार के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास है एज कंपेयर टू हमारी जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. उनका ये कहना है साहब कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उसके अंदर हमेशा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि ये जो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो आप उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इस वजह से बड़ी सेफ रहती हैं. और मैंने एक और चीज़ इसमें जो नोटिस की है वो ये मैंने देखी कि गवर्नमेंट भी जो आज की सरकार है वो डेडिकेटेड, उसने एक मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री खोली हुई है जिसके अंदर इन चीज़ों को प्रमोट करती है. लेकिन जो मैंने इंटरनेट सर्च किया तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो मेडिकल बॉडीज़ हैं वो इनको सूडो साइंस मानती हैं. तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल, जरूर. सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं ये इनकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, और इसके बारे में जो हमारे देश में एक धारणा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बड़ी सेफ रहती हैं, कब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जी. तो अब वी आर नॉट सिटिंग ऑन ए साइंस फोरम. जी. तो हम साइंस क्या कहते हैं कि हम 3 शब्द, मैं 3 लेवल्स में पढ़ाता हूँ जब मैं पब्लिक में जाता हूँ डिस्कोर्स करने. जी. ये 3 लेवल्स हैं हमारे नॉलेज के. एक तो है मानना, हाँ. कि हमारे बड़े कह रहे हैं बेटा इसको मान ले, इस बात को आप पूजा करनी चाहिए, सवेरे नमस्ते करनी चाहिए. दैट इज जी. मानना. यू डोंट हैव टू रेज क्वेश्चंस. जी. ठीक है ना. पूजा या विश्वास, मानना या विश्वास.
चलो इसका भी थोड़ा सा कंपोनेंट अच्छा है कि माँ बाप की इज्जत रखनी है, जैसी जो प्रथा चलती आ रही, थोड़ा ट्रेडिशन। सोशियोलॉजी की साइंस में इट माइट बी अप्रोप्रिएट कि हम अपनी एक ट्रेडिशन को हाँ, मान के ट्रेडिशनल कल्चर को कंटिन्यू करने में बढ़ो। कोई बुराई नहीं है। सेकंड इज जानना। हम्म, जानना इज द स्कूल एजुकेशन। हम्म, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ऐसे करके वो अर्थमेटिक क्या है, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, हैंड राइटिंग कैसे करनी है। सो दिस इज नॉलेज। हम्म, अब थर्ड स्टेज पे आके झगड़ा हो जाता है। थर्ड स्टेज पे अच्छा, मेरी तरफ से विज्ञान है, साइंस, जी, विच मीन नॉलेज आ गया है, बट आई एम गोइंग टू ए लैब। प्रैक्टिकल लैब में जाके उसको एक्सपेरिमेंटेशन एंड री एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं मैं। जी, एंड आई एम वो जो कंक्लूड करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन देते हैं ना कि हेंस प्रूव्ड। हम्म, तो उस तरीके से हेंस प्रूव्ड करके, और वो एक्सपेरिमेंट में 3 4 बार ही करता हूं तो देखता हूं कि सेम रिजल्ट इज कमिंग। हाँ, Then हाँ, that knowledge becomes science. I have seen it साइंस। for myself and tested and tried it, the एंड एनीबडी hypothesis, कैन क्रॉस चेक दैट, एनीबडी and कैन क्रॉस anybody चेक। can cross check that, and that is open to also future scrutiny कि कल को हाँ, बदल जाएगा, उसमें से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाएगी। सो आपने जो आपकी बात में ही वो बात निहित है, आपने कहा कि हमारे घर में विश्वास है। जी, ये तो है। सो मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट विश्वास। मैं ये नहीं कहता मरीज को कि मेरा मानना है कि क्रोसिन तेरा बुखार ठीक करेगी। आई नो करती है सही, क्रोसिन विल ट्रीट, कोल्सिन विल ट्रीट, यस एंड एब्सोल्युटली। आई नो द मैकेनिज्म कि हाँ, ये पसीना लाएगी, डायफोरेसिस करेगी, उससे बॉडी की हम्म, कूलिंग करेगी एज द रेडिएटर कूल्स द बॉडी। अच्छा, या कोई टेम्परेचर सेंटर होता है हमारे जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ऐसे, तो टेम्परेचर ब्रेकर होता है हमारा, स्विच होता हम्म, है हम्म, ब्रेन में। तो दैट स्विच गोज ऑफ समटाइम्स एंड दैट्स व्हाई द फीवर राइजेस अच्छा, with the effect of pyrogens that are created with infecting organism। हम्म, तो वो थर्मोस्टेट जो हमारा खराब होता है, थर्मोस्टेट को रेगुलेट करने के लिए दवाई दी जाती है, तो थर्मोस्टेट को रेगुलेट करती है। तो हमको एग्जैक्टली, तो हमको पहली लाइन जो पढ़ाते हैं, अब मैं तभी पुराने टाइम का डॉक्टर इसलिए बैठा हूं आपके सामने, आज जो डिस्टॉर्शन है उसके मैं हाँ, बात नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग हाँ, यू व्हाट इज रिटन इन बुक्स टुडे आल्सो, व्हिच हाँ, इज हाँ, द मेडिकल साइंस फेस टुडे आल्सो। जी, पहला हमको क्लिनिकल ट्रेनिंग में फर्स्ट ऑफ डू नो हार्म। हम्म, आप ठीक नहीं कर सक रहे मरीज को, आप उसको हार्म मत कीजिए। जी, तो ये सारी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसका नो साइड इफेक्ट इज ए क्लेम जी, एंड इज अ फास्ट क्लेम। जी, ठीक है ना? मेडिसिन प्लांट्स में डेफिनेटली हैं। जी, आई विल टेल यू कि जो सबसे प्राइम ड्रग है एंटी कैंसर, इट इज जी, कॉल्ड विनक्रिस्टीन। जी, इट केम फ्रॉम विंका रोजिया, ए प्लांट विंका रोजिया। हम्म, बट देन वी हैड टू आइसोलेट विनक्रिस्टीन फ्रॉम विंका रोजिया, हम्म, calculate the body dose in terms of modern pharmacology। हम्म, सो उसको कैलकुलेट करके, जब अब कैंसर के पेशेंट को पर केजी भी डोज नहीं देते, पर स्क्वायर मीटर बॉडी एरिया से हमको डोज करनी होती है। जी, इन्फ्यूजन की स्पीड होती है, इतनी स्पीड, इतने ड्रॉप्स पर मिनट आपने इन्फ्यूज करना है। जी, सो उसका वो साइंटिफिक है, बट नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जी, हैव ए मॉडर्न नेम इन जी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। इट इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। ओके, But the administration of raw plant into 2026 हम्म, is not admissible. We cannot ओके, give the whole crushed plant. हाँ, लेकिन We आयुर्वेद must में तो know यही the होता है ना, आयुर्वेद में तो ingredient यही into होता the है मेरे ख्याल plant. से। हाँ जी, and we must हम्म, know that it will actually treat. अब हम सेकंड जो लो कॉस्ट प्रिस्क्राइबिंग है, उसमें हमारे प्रिस्क्राइबिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, रिटन प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो आपको एक्चुअली हम्म, जो हो रहा है उसको नहीं बात कर रहा। We हम्म, should not administer more than 3 ingredients, ओके, active pharmaceutical ingredients at one time to any हम्म, patient. After that, drug-drug interaction and side effects increase. हम्म, So most of the time, we should stick to 3 single salt drugs. बट अगर हम रॉ प्लांट को कूट के दे रहे हैं, इट हैज गॉट, हम्म, अगर आप किसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को देखेंगे, इट हैज गॉट 20-25 इंग्रेडिएंट्स, हम्म, राइट? तो वो उसमें फिर 25 इंग्रेडिएंट्स वाला प्रिंसिपल इस पे गलत हो जाता है कि उसमें किसको हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं, कैसे जा रहा है। एंड सेकेंडली,
as a treating physician, I must know two properties of anything that I'm administering to my fellow human being. ये ethics जी का रोल है जी कि हमको ये पता होना चाहिए कि ड्रग बॉडी को क्या करेगी. दो अक्षर यूज हम्म करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एंड हम्म फार्माकोकाइनेटिक्स. हम्म What will happen to the drug when it enters the body? From where it will go? How much हम्म concentration will it achieve in the blood? हम्म From which organ? Liver eliminate करेगा कि kidney eliminate करेगी? How will it be eliminated from the? हम्म कितने घंटों में eliminate हो जाएगी? उसको हाफ हम्म लाइफ कहते हैं. तो ये दोनों चीजें अगर मुझे पता नहीं है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है, आई कैन नॉट एडमिनिस्टर माई फेलो ह्यूमन बीइंग एनीथिंग लाइक दिस. ओके और फिर वही बात आ जाता है जो मेजर डिफरेंस शायद डॉक्टर रजा ने कहा था कभी किसी टाइम, कि सारा प्रिमिटिव चीज है कि यू आर रेफरिंग टू ए ओल्ड स्क्रिप्चर. जी और कंपटीशन क्या है, जब मैं जिसको रेफर कर रहा हूँ वो और ओल्डर है. तेरा 5,000 साल पुराना है, हम्म मैं 10,000 साल पुराने स्क्रिप्चर से बात कर रहा हूँ. Competition is going backwards. हम्म Whether in modern medical science, I will say this is the latest textbook edition. So मैंने एमडी में जो किताब पढ़ी थी, माई टेक्स्ट है वो 7th edition था. Now I'm reading 22nd edition of the जी same text. हाँ It is हाँ on my shelf. So this is knowing versus natural things have their और फिर वही मैंने बताया. सेकंड थिंग इज कोरिलेटिव. हम्म तो कहते हैं कोरिलेटिव फैक्टर आता है. मैनी डिजीज आई टोल्ड यू आर सेल्फ लिमिटिंग. इन्फेक्शियस डिजीज तो बिल्कुल ही, समझो जॉन्डिस है, मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. जी जॉन्डिस के बारे में मिथ्स हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं. अब जॉन्डिस का नेचुरल साइकिल क्या है कि फर्स्ट 7 days प्रोड्रोमल फेज कहते हैं. इट इज अ साइलेंट पीरियड. द वायरस इज रेप्लिकेटिंग इन बॉडी. फिर अगले दिन 7 days आएगा एक्टिव फेज, हम्म एंड देन नेक्स्ट 7 days इट इज अ कन्वेलेसेंट फेज या रिकवरी फेज. हम्म सारी इन्फेक्शियस डिजीज के ऐसे प्रोड्रोमल, एक्टिव फेज, रिकवरी. मतलब कुछ दिनों तक वो छुपा रहेगा, फिर उसका एक आपको मैनिफेस्ट करेगा, उसके बाद मैनिफेस्ट उसका करेगा डिक्लाइन होगा. और उसके बाद हाँ डिक्लाइन करेगा. जी अब इस जी डिक्लाइनिंग फेज में जी आपने कोई टोटका कर दिया, हम्म कहीं देवी माता के मनौती मांग आए, या हरियाणा में सेक्रेड पॉन्ड्स में जाके डिप कराते हैं. वो सेक्रेड पॉन्ड मतलब वहां गंदे होते हैं, सीवर जैसे होते हैं. एक दो गांवों के मशहूर हैं कि इसमें जॉन्डिस का पेशेंट ठीक होगा. तो वो कोरिलेटिव हो जाता है. उस टाइम उसका नेचुरल कन्वेलेशन पीरियड आया था, उसको वैसे ही ठीक हो जाना था. उसको वैसे ही ठीक हो जाना था अनअटेंड. जी हमें भी कोई मेडिसिन नहीं देनी थी. हम्म ठीक है. सो कमिंग बैक टू कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है. हमारे सिस्टम की इकोनॉमिक्स कभी किसी इकोनॉमिस्ट ने स्टडी ही नहीं करी. जी ये कॉस्टली केयर करते हैं. मैंने एक दिन आईआईएम के एक टीचर हैं, उनको कहा जी एक एमडी डॉक्टर की जी कोई आप इंडेक्सेस वगैरह लगा के कंसल्टेशन फीस तो बना के दो मुझे. मैं जो 100 रुपए ले रहा है उसको भी चोर कह रहे हैं मेरा कोलीग, एक 300 रुपए ले रहा है उसको भी चोर कह रहे हैं, मैं 500 ले रहा हूं मुझे भी चोर कह रहे हैं. आप बताओ तो सही, एक एमडी डॉक्टर की आप हर चीज की कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं. डॉक्टर की फीस की कॉस्ट निकालिए एक एमडी डॉक्टर की कंसल्टेशन की. मैं कहा किसी पीजी को प्रोजेक्ट दे दीजिए. कहते जी मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ जी. He came up with 2250 rupees, 2250. 2250 बताइए. हाँ फिर मैंने एक दिन एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहां के इकोनॉमिस्ट को कहा कि पीजीआई में ये बताओ मुझे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ, वहां पे पर बेड एक्सपेंडिचर क्या है. वो एक्सचेकर देता है, इस करके लोगों को पता नहीं लगता. इट केम आउट के एक भारत के सरकारी अस्पताल में, जनरल हॉस्पिटल में, टूटे से बेड के ऊपर जो पेशेंट उसका 11,000 रुपए प्रतिदिन का एक्सचेकर पे खर्च. ओह माय गॉड. नो प्राइवेट सेक्टर इज चार्जिंग मोर देन 3,000 अगेंस्ट दैट 11,000. तो वो कंपेयर अब गवर्नमेंट की फ्री सर्विसेज या सब्सिडाइज सर्विस से करेंगे तो हम सारा एक्सपेंसिव है. सो जब कॉस्ट ऑफ हमारी मेडिकल एजुकेशन, अब जब एक एमबीबीएस ग्रेजुएट है वो 2 करोड़ के नीचे हो जाएगा जब वो एमबीबीएस करेगा. बताइए, सही कह रहे हैं आप. इसमें दो गड़बड़ हो जाती है. एक तो आपने सुना होगा पहले आईआईएम में कहते थे, जो आईआईएम्स में बच्चे जाते थे
उनको जी कंपनी वाले अपॉइंट कर लेते थे कि हम आपको लोन दे रहे हैं, एजुकेशन लोन, हम्म देन यू सर्व इन आवर कंपनी, विल एम्प्लॉय यू इन आवर कंपनी हम्म एंड विल रीपे योर लोन। पहले कुछ दिनों में आपकी हम्म सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे। जी So pharma industry came to know now that the हम्म doctors are under financial debt. हम्म So they enter. हम्म And doctor is under distress. हम्म कैसे वो सबको नौकरी नहीं मिलती, सबको अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस। तो बेयर मिनिमम भी स्टार्ट करें। तो फार्मा इंडस्ट्री को जिस दिन ये पता लग गया, मेरे को नहीं अप्रोच कर सकते थे, मेरे को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते भी घबराता है मेरे पास, तो पता है आई विल नॉट लिसन टू हिम, हम्म क्योंकि मेरे ऊपर फाइनेंशियल कभी बर्डन था ही नहीं कि मैं बर्डन इतना है नहीं, गिर सही जाऊं कि मैं सही अपने बात। एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करूं। जी सो उसमें वो फार्मा इंडस्ट्री का आना और फिर डिस्टॉर्ट हो जाना, सारी साइंस का कमर्शलाइजेशन हो जाना। दिस इज व्हाट इट इज। इस तो ये तो खैर एक है, लेकिन वो आयुर्वेद दूसरे वाला सब आप क्या समझते हैं कि आयुर्वेद या होम्योपैथिक के बारे में, क्या जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसके नहीं, बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आयुर्वेद को मॉडर्नाइज कर दें, उसमें जी फार्माकोग्नोसी के प्रिंसिपल डाल दें, पुरानी टेक्स्ट बुक से रेफरेंस लें, लेकिन जी उसको ट्रांसलेट करें मॉडर्न साइंटिफिक एंड एथिकल्स में, तो हम मान लेंगे। अच्छा, आयुर्वेद में क्यों नहीं दे सकता? दे डोंट नीड एट इन टेस्टिंग एंड ट्राइंग एंड देयर इज नो ड्रग कंट्रोलर। मेरे ऊपर तो ड्रग कंट्रोलर है ना, चाहे जो भी कुछ करेगा, एक दवाई के हाँ ऊपर स्टैंप तो लग के आएगी, ड्रग कंट्रोलर ने पास करी है। अच्छा, दे उनके यहाँ नहीं है डोंट कोई नीड भी? टेस्टिंग ना, उनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो वो ये क्लेम करते हैं कि लोग कि हमारा तो साइंटिफिक है जी, आयुर्वेदिक की साइंटिफिक प्रिपरेशन है। दे आर टॉकिंग ए क्रैप, दे आर जस्ट हाँ मेकिंग द ड्रग्स इन ए नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट। दे जी डोंट नीड ऑथेंटिकेशन। तो इस करके जरूरत क्या है, उसको साइंटिफिक करने की जरूरत क्या है? अच्छा, उनको कोई भी मेडिकल अप्रूवल नहीं करना पड़ता है कि नो उनकी नो ड्रग नो इफेक्टिव है कि नहीं है? नो, दे आर फ्री फ्रॉम एनी अप्रूवल। होम्योपैथी और ये दे जो आर आपका फ्री फ्रॉम। एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर, इन लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज की? इसमें हम तो कहते हैं हो सकता है सब सब चीजें अच्छी हों। एज ए हाँ साइंटिस्ट आई विल कीप माई माइंड ओपन, पर जिस फॉर्म में आ जाए उस फॉर्म में तो मैं नहीं कर सकता ना, दे नहीं सकता ना। इनके ऊपर भी रेगुलेशन वैसी ही लाइए। अच्छा, फिर दूसरा बड़ा अजीबोगरीब बात आयुर्वेद की, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। हम्म आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, हम्म इनमें जीएमएस बीएमएस बच्चे क्रिएट होते हैं। नॉट इवन 1% इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। उनको हम्म करना चाहिए था ना, हम्म ये जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, वो तो तो करते नहीं, क्या वो करते हैं वो लोग? सारे ऑल प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक मेडिसिन। अच्छा, तो उसके लिए दूसरी विटामिन उनको आती है। उनको क्या परमिशन है प्रैक्टिस करने की? सुनिए, इसकी बड़ी मजेदार बात सुन रहे हैं ना आप। आयुर्वेद हम्म वाले एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम्म एलोपैथिक वाला आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आई विल ये बी, अच्छा, ये लॉ में प्रोवाइडेड है आपको कि वो लॉ अगर में चाहे तो प्रोविजन है, मैं अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखूंगा, माय डिग्री विल बी, माय रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड। और इट आयुर्वेद विल बी वाला कॉल्ड लिखेगा तो क्वैकरी। उसका ठीक है? हाँ उसको करने दे, उसको सब कुछ सारा कुछ कर सकता है। अच्छा, उसने तो कोई एलोपैथिक में ट्रेनिंग भी नहीं की, फिर भी कर सकता है वो? थोड़ा सा कंपोनेंट होता है, उनको पढ़ा देते हैं, अच्छा उसी का फायदा उठाते हैं। पहले बीच में वो मिक्स सा हो गया था, पर दैट इज द रीजन व्हाई आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज नॉट एडवांस्ड। हम्म उनके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में सारे आयुर्वेदिक ग्रेजुएट करते, एमडी आयुर्वेद में होती, और वो हम्म साइंस वो करते, रिसर्च करते, रिसर्च लैब्स हम्म होती, हम्म पीएचडीज होती जिनमें रिसर्चेज होती, हम्म फार्माकोग्नोसी को इनकॉर्पोरेट करा देते ड्रग फ्रॉम हम्म नेचुरल सोर्सेज में, हम्म प्योरिफिकेशन का मेथड हो जाता। तो एंशिएंट स्क्रिप्चर कैन सर्व ओनली एज ए रेफरेंस। हाँ ये नहीं आप कह सकते उसमें ये लिखा तो मानो ऐसे। अब वो कहते हैं वात पित्त ऐसे करके ये बातें करते हैं, हाँ ये हाँ, ये मतलब लैंग्वेज वी बहुत कैन नॉट इस्तेमाल की मेजर जाती इट, है। हैं? वी कैन नॉट मेजर इट एनीवे। हाँ हाँ अच्छा, मैं तो पेशेंट बात को पित्त कहता हूँ, को मेजर नहीं कर सकते हैं? कैसे पता ही नहीं मुझे इसका क्या मतलब होता है। मैंने एनाटॉमी बॉडी काट के देखी है, फिजियोलॉजी स्टडी की है। आई हाँ कांट ट्रांसलेट इनटू सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। हाँ अच्छा, कोई सिम्टम जब नहीं पसंद आता कहते हैं लीवर कमजोर है। हाँ एक लिवर इज मेड ए स्केपगोट, देयर आर मेनी राइट्स अपॉन दिस। अच्छा सो वो जिस फंक्शन को एट्रीब्यूट कर देते हैं, वो लिवर का वो फंक्शन ही नहीं है। ओह नहीं देखिए, इसमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो आयुर्वेदिक नॉलेज है ये तो हजारों साल पुरानी है। हाँ जी। और नेचुरली उस समय ना तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, ना इस तरीके की साइंटिफिक मेथड्स थे। तो ये सोचना कि उस समय जो हमारे
मतलब जो वैद्य लोग थे वो बड़े एक चमत्कारी टाइप के लोग होते थे, और उनको सपने में जो है वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता आज था। एक्चुअली हमारे देश की यही एक, मैं समझता हूँ, एक बड़ी दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समझते हैं कि सारी ज्ञान जो है वो हजारों साल पहले क्रिएट हो गया, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो। अब हम उससे बेटर कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं। उसको केवल रीडिस्कवर करें, उसी की पूजा करते रहें, और जितना पुराना ज्ञान है उतना ही उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, पर ये जबकि बड़ा पूरी दुनिया सिलेक्टिव के है अंदर ना। जितना नया ज्ञान है उस पर वो लोग ट्रस्ट करते हैं। नहीं, ये बड़ा सिलेक्टिव है। हम्म। अब हम बैलगाड़ी में सफर नहीं करते, बैलगाड़ी रेसिंग, है ना जी। अब हम वो फास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं, और फील्ड में देखिए, कल से हाँ। एआई का शोर मचा हुआ है। सब लोग, मतलब इवन 10th पास या ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो हाँ। एआई को यूज करने के लिए तैयार हुआ है। हाँ। दिस इज ए सिलेक्टिव मिस ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, इस पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और ये भी देखिए बड़ा कॉमन है। हाँ जी। कॉमन ये है कि जैसे कोई बंदा बीमार पड़ा, उसने दो चार सिम्टम विम्टम अपने देखे, सबसे पहले वो जाता है गूगल, और गूगल पे सर्च करता है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बताती हैं कि साहब ये सिम्टम है तो ये डिजीज़ हो सकती है, ये मेडिसिन लीजिए। और आजकल तो एआई आ गया है, आप एआई पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, जेमिनी पे जाइए, और वहाँ पे अगर आप कहिए कि साहब ये सिम्टम्स हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो आपको फटाफट मेडिसिन जो है वो आपको बता करके दे जाता है। और इसका क्या इफेक्ट है, और इसके बारे में जो लोग इसका बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमारे कि। हार्ट सर्कल्स में यही कह रहे हैं, एआई विल कम टू असिस्ट डॉक्टर्स। हम्म। वो जो हम्म। पहले दो कंपोनेंट बताए हैं, हिस्ट्री टेकिंग जी। एंड एग्जामिनेशन, जी। वो अभी तो दूर दराज नजर नहीं आते। कंप्यूटर अभी रोबो ऐसा नहीं बना जो पेट पे हाथ लगा के हम्म। और उसको फील करके अपने जी। टच से कुछ जी। कर सके। या छोटा बच्चा जो सिम्टम बता ही नहीं सक रहा, उसका क्या करेगी एआई? उसका हम्म। सिम्टम तो मदर बता रही है, हम्म। और जो मदर बता रही है उसको फिर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ विद माय मेडिकल नॉलेज। एक्सपीरियंस। और फिर एक बड़ी सी बात रह जाती है। एक पहले हम्म। जब कंप्यूटर्स आए थे, हम्म। तो लोग ये कहते थे ना, आदमी के साइज, ब्रेन साइज का कंप्यूटर बनाने में, मतलब हम्म। फंक्शन वाइज, हम्म। इट विल बी साइज ऑफ ए अर्थ, या पता नहीं हम्म। मैनी अर्थ्स। हम्म। सो दैट डिफरेंस इज रिमेनिंग जस्ट नाउ, एंड इट इज रिमेनिंग, इट विल रिमेन। हम्म। मेरी बेटी है कि जो थोड़ा साइंटिफिक एप्टीट्यूड करती है, वो कह रही है कि हम्म। एआई का, एआई इज फिलिंग इन मोर डेटा। हम्म। अगर नॉर्मल कंप्यूटर में आप 1000 इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो हम्म। एआई में आप 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन इनपुट्स हम्म। डाल रहे हैं। हम्म। सो शी से, if you want to correct the bias, हम्म। if 100 people are putting their brain in, then 100 हम्म। people's bias all will also come in the AI। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। और उसका साइज कितना बड़ा बन जाएगा उस सुपर कंप्यूटर का, हम्म। वो मेंटेन कैसे होगा, उसकी वाटर कितना पिएगा और पानी कितना पिएगा। तो वी व्हाई शुड वी ब्लंट आवर ब्रेन which is हम्म। again already the size of a earth, one हम्म। person's brain। हम्म। तो इतने बड़े सुपर कंप्यूटर को कैसे compete करवा रहे हैं हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, इनफैक्ट फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं है ना, या फिर आप अकाउंटेबिलिटी गूगल है से ना। सर्च करते हैं, उसके मान लिया कोई गलत हो गया, आप किसको सू करेंगे? हाँ, तो वही बात जैसे आयुर्वेद में है, दे आर नॉट गोइंग बाय एन एथिक्स, हम्म। दे आर नॉट मेडिको लीगली पनिशेबल। हम्म। अगर असर नहीं आया तो कोई मुकदमा नहीं हो सकता, बल्कि डॉक्टर लाइक मी विल बी sued इन द नेक्स्ट आवर। हम्म। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चार्ज है, ओवर चार्ज किया। हम्म। मतलब आप आयुर्वेदिक प्रोड्यूसर्स को जो देखें, जो इस टाइम देश में ऊपर चल रहे हैं, जी। दे आर वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। चीप कहाँ है टेंस आयुर्वेद? टेंस ऑफ थाउजेंड्स करोड़ उनका टेंस ऑफ टर्नओवर तो थाउजेंड करोड़। दसियों हजार करोड़ का है। जबकि मैं जो मॉडर्न साइंस प्रैक्टिस करता हूँ, आई गिव यू एन जी। एग्जांपल ऑफ टाइफाइड फीवर विच इज अ कॉमन फीवर। आई कैन हम्म। ट्रीट इट इन अबाउट 50 रुपीज ऑफ मेडिसिन, एंड आई एम ट्रीटिंग इट इन 50 रुपीज ऑफ 50 रुपए मेडिसिन। में बताइए। 50 रुपए अच्छा। में। सेकेंड स्टेप है, 300 रुपए में भी कर सकते हैं। हम्म। छोटे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए तो 3000 या 5000 में भी कर सकते हैं। हम्म। तो ये जो एमएनसी, ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, हम्म। इसमें आप एनालिसिस करें उनकी प्राइस का। अगर उन्होंने एक दिन में 1 लाख रुपया लिया है, तो हम्म। उसमें से 80,000 इज फॉर द रूम, लाइक ए हम्म। होटल रूम। हम्म। फैसिलिटी, टीवी है, एसी है, नर्सेज उनको 2-2 घंटे में पूछ रही हैं। इट इज नॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट।
डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें मेरा एक डिफरेंस ओपिनियन है, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर हाँ करना चाहता हूँ। अभी मेरे पिताजी कुछ समय पहले बीमार हुए। उनको एक्चुअली कोई वो बेंच पे बैठे बैठे गिर गए थे वो, और उसके बाद में फिर उनको ऐसा लगा कि उनके सर में कुछ प्रॉब्लम है, और मतलब उनको लगा कि हेड हेड इंजरी ना हो गई हो। तो हमने एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, यहाँ पे बहुत ही हाईली रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आने को बात नहीं, दैट अब वो डजंट 2 दिन आईसीयू में भर्ती थे। अब वहाँ पे मैं उनको अटेंड कर रहा था, तो मैंने देखा कि साहब वहाँ पे उन्होंने एक तो सारे डॉक्टर्स जो हैं उससे उन्होंने कंसल्टेशन करवा दिया। अब सारे डॉक्टर आते थे और वही क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करते थे, मतलब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक किताब यस रखी हुई है, उसमें सब लिखते रहते थे साहब कि कैसे बीमार हुआ, फिर वो, अब एक बंदा आगे हार्ट चेक कर रहा है, एक बंदा आगे किडनी चेक कर रहा है, फिर कहता है इनको साहब आप न्यूरो को भी रेफर कर दीजिए। मतलब कोई ऐसा डॉक्टर, और हर डॉक्टर ने अपनी फीस भी चार्ज कर ली उसमें। तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि मतलब जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बार चले जाते हैं, और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं निकला, मतलब सारे डॉक्टर्स ने कहा कि साहब कोई इशू ही नहीं है। मतलब उनको मैंने देखा कि अगर आप डॉक्टर के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप जाइए तो 1000 टाइप के आपको टेस्ट करा देते हैं, और जितने उनके एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं सबसे आपको चेक करवा देते हैं, और हर एक आदमी का 2000-3000 रुपये एक एक बार के आने का कंसल्टेंसी फीस हो जाता है। तो ये भी मुझे लगता है कि मतलब इसकी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन अब ये शायद आप इस नहीं बारे तो में क्या, वही मतलब आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये काफी ये खराब लगा। वही, हाँ, दोनों तीनों चीजें हैं। एक तो ये 1090 गैप ऑफ हेल्थ बताया मैंने, तो 90% ऑफ डॉक्टर शुड बी फैमिली डॉक्टर्स एंड हम्म। जर्नलिस्ट। हम्म। अब नाउ दे आर बिकम स्टार्टेड बिकम स्पेशलिस्ट, तो देयर इज अ हम्म। क्राइसिस ऑफ ए नॉर्मल एमडी फिजिशियन। तो एक हाँ। सब्जेक्ट जो फैमिली फिजिशियन है, फैमिली मेडिसिन, इसकी एमडी अब बाकी कंट्रीज में शुरू हो रही है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर शुड बी फैमिली मेडिसिन experts. So they जी। should see adults and they should be clinicians. यूके में शायद पहले एमबीबीएस का कोर्स करा के, क्योंकि वहां पे पेशेंट्स की कंसेंट लेना, पेशेंट एग्जामिन नहीं कर सकते आप, हम्म। शायद कुछ साल का एक्स्ट्रा क्लिनिशियन एक्सपीरियंस दोबारा देने लग रहे हैं टू कंप्लीट हम्म। द एमबीबीएस। हम्म। तो बेड साइड पे वो पेशेंट से कंसेंट लेके, इंडिया में तो जरूरी नहीं हम कंसेंट जाके पेशेंट पे सराहने खड़े हो जाते थे। हम्म। तो वो क्लिनिशियन बनाने के लिए इस करके ये 1090 गैप में सुपर स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, दीज हॉस्पिटल्स आर, जिसमें जिनकी आप बात करें, दे आर नॉट ओन्ड बाय डॉक्टर्स। नहीं, ये तो है, ये तो 100% डॉक्टर्स कुछ है। आर अब एम्प्लॉयज। मेदांता तो खैर डॉक्टर का ही उनके हुआ नहीं, है, वो एक आधा लेकिन छोड़ अपोलो दीजिए। है। हाँ, बट ज्यादातर तो खैर और कॉर्पोरेट से चला अब रहे हैं। इनमें से तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता दे आर बीन परचेज्ड बाय फॉरेन कंपनीज। कोई सिंगापुर की अच्छा। कंपनी का है, एक चेन पूरी, कोई मैक्स वैक्स, कोई सिंगापुर का है, कोई फलाने कंट्री का है। दे हाँ। आर बिजनेस मॉडल्स। हाँ। तो मतलब डॉक्टर की स्थिति भयावह है इनमें भी। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ। जी। उनके दरवाजे पे लिखा मिल जाता है कि आपने इस हफ्ते में कम टेस्ट कराए हैं, गिव एन हाँ। एक्सप्लेनेशन, या बोरिया बिस्तरा बांधिए जाइए। ओ। ये रियल स्टेट है डॉक्टर्स की इन हॉस्पिटल्स में, हम्म। कि आपने उनको टर्नओवर देना है, बिजनेस देना है उनको। बिजनेस देना है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि मैं चेन्नई में जब था, चेन्नई में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, जब मैं वहाँ पे एडीजी था, सेंट्रल एक्साइज और इंटेलिजेंस में, जो अब जीएसटी इंटेलिजेंस कहते हैं। वहाँ पे मैं करीब 5 साल तक था, और मैंने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ था, और वो प्रिंसिपल ये था कि जब भी मैं कोई बीमार होता था, या मेरी वाइफ, हमारी फैमिली में कोई बीमार होता था, हम लोग सीजीएचएस का जो डॉक्टर होता था ना उसके पास जाते थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे उन पे पूरा विश्वास था। मुझे मालूम था कि ये जो डॉक्टर है वो हमें फालतू की कम से कम न टेस्ट देगा और न मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ये रहा कि बहुत कम खर्चे में, मिनिमम मतलब आप समझिए मेडिसिन से वो मतलब हमारा ट्रीटमेंट हुआ। खैर मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वहीं पे जब मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर के या प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है, खासतौर से ये जो आजकल 5 स्टार वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है अगर वहाँ जाएंगे तो ज़रूर मुझे 50 टेस्ट बताएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग
उन्हीं डॉक्टर पे फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, लखनऊ में आने के बाद मेरा ये परसेप्शन चेंज हुआ कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाता हूं जिसके बारे में कोई जान पहचान वाला कहता है भैया ये अच्छा डॉक्टर है, ये फालतू की दवा नहीं बताता, तो फिर उसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब मामला कॉम्प्लिकेट हो जाए तो चलिए ठीक है, हम लोग कभी कभी इन हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता तो है। बट फिर सारा मैंने ये देखा कि कम से कम सरकारी डॉक्टर जो होता है या जो इस तरीके के डॉक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, उन डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो कम से कम पैसे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसा मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ओवर मेडिकेशन और ओवर टेस्टिंग में मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रस्ट वाले डॉक्टर के पास जाना सही रहता है। तो वो वही बात है कि सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए हमको 1% है सिर्फ टोटल, पर अब ज्यादा से हम्म ज्यादा लोग एमडी करी जाते हैं, एमडी सुपर डीएम करते मुझे हैं। लगता है आजकल डॉक्टरी में जब तक आप सुपर मतलब एमडी ना कर लें तब तक तो लोग डॉक्टर ही नहीं समझते अपने आप बट को। दैट इज नॉट द ट्रूथ। आपने मेरी हाँ प्रोफाइल में यही नोट किया ना, मैंने खास लिखा आई एम ए प्राइमरी केयर। हाँ 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 प्राइमरी बिल्कुल। केयर में प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी रोल है। वी हैव ए फुल सब्जेक्ट नोन है, तो मेरी कंसल्टेशन में प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होती है अच्छा कि आगे से क्या नहीं करना, या इसमें डाइट भी होती है, खाना क्या जी। खाना है। तो वो ये ट्रेडिशनली टॉट है, वी वर टॉट इन दिस वे। हम्म लेकिन अब जो प्राइवेट मेडिकल, आप इनको हॉस्पिटल को छोड़िए, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, सीन वहां जी। खराब हुआ है। अच्छा। दे आर मोस्टली पॉलिटिशियन हाँ ओन्ड। हाँ ये तो है, ये तो है। तो वो उनमें क्या है कि ये बेड साइड टीचिंग के लिए जो मेडिकल कॉलेज की क्या डेफिनेशन होती है, यू नो, इफ हम्म। योर इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, समझो मेडिकल स्टूडेंट आपने 100 लेने हैं, हम्म तो आपको 1000 बेडेड कराना, 1:10 की रेशो में हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। ओके। इनका लेबल होता है दिस इज ए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। हम्म जिस कॉलेज में मैं पढ़ा इसका नाम था MCH रोहतक, मेडिकल कॉलेज हम्म हॉस्पिटल रोहतक। हम्म इनके 1000 बेड्स का पर्पज है उस 100 पे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सारी वो डिजीज देख लें। हम्म 100 बेडेड और सारा डिपार्टमेंट हो तो MBBS करते करते हम्म वो जितनी पॉसिबल कॉमन डिजीज है उसका स्पेक्ट्रम अपनी आंखों से देख ले। हम्म ठीक है ना। वो हमारे को ये भी पढ़ाते हैं कि व्हाट द आई हैज नॉट सीन द ब्रेन वुड नॉट नो, ओके द ब्रेन व्हाट द ब्रेन डज नॉट नो द आई विल नॉट सी। ओके। तो बीमारी की पहचान करने में ऐसे ऐसे चीजें भी होती हैं। तो इनका इनका काम सारे नॉर्मल पेशेंट्स का रश लेना नहीं है। हम्म ये 10-10 हजार की ओपीडी चल रही है, ये सारा, ये इनमें सिर्फ उतने पेशेंट आने चाहिए जो रेफरल हों। वो हम्म सारा रश लेना स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल्स का काम है, डे हम्म टू डे डिजीज का। तो MCH में जो पेशेंट फ्री दाखिल हो रहा है उसका ऑलमोस्ट मानना ये है कि आपके ऊपर स्टूडेंट्स आके स्टडी करेंगे, हम्म इस करके आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है दिस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ओके। पार्ट ऑफ द पर्पज इज ऑल्सो टू एजुकेट द मेडिकल स्टूडेंट। हम्म अब उनमें वो हजारों मरीज इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो, तो इस करके ये सारा डिस्टॉर्शन, ये सारा डिस्टॉर्टेड वर्जन हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में वो बेड है ही नहीं। अच्छा। MCH का एग्जाम, जैसे MCI उनके इंस्पेक्शन करने आती है, हम्म फटाफट बसें भर के कहीं से बेड पेशेंट इकट्ठे करके उनको दिखा देते, काउंटिंग कराते ये पेशेंट हैं। ओके। अदरवाइज देयर नो अच्छा। पेशेंट। सो डॉक्टर्स हु आर ट्रेनिंग इन दोज हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज नो पेशेंट्स, हम्म दे आर नॉट ट्रेनिंग एंड देयर इज नो टीचिंग। हम्म डॉक्टरी में भी दो चीजें करनी है, एक टीचिंग है, टेक्स्ट बुक टीचिंग, जी। वो हमको पता होना चाहिए। और एक जो है दूसरी, वो वो है ट्रेनिंग, हम्म स्किल ट्रेनिंग। यूजली MBBS को MDS कर रहा स्टूडेंट कराता है। हम्म अब सर्जरी है तो हम्म वी विल बी मेड टू स्टैंड ऑन द सर्जिकल टेबल एज ए फर्स्ट एज ए सेकंड असिस्टेंट, हम्म ये थोड़ा बहुत हाथ लगा देंगे इधर वॉशअप करके, देन विल ग्रेजुएट टू बिकमिंग ए फर्स्ट असिस्टेंट। अच्छा। तो उसमें वो कहेंगे लास्ट स्टिचेस आप लगा दो, बाकी सारी अच्छा। सर्जरी आप देख रहे हैं, हाँ मेन सर्जन को आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ा रहे हैं या आप देख रहे हैं, वो बताता जाएगा देखो ये इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पे पंक्चर हुआ हुआ है, इसके हाँ नीचे हाँ जाना है, इसके ऊपर जाना है। इट इज ए फील्ड, इट इज ए ट्रेनिंग लाइक दैट। सो वो उन हॉस्पिटल में जब उनसे डॉक्टर्स ऐसे निकल रहे हैं और उनको टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, हाँ और एम्प्लॉयर से स्ट्रेस है कि आप टेस्ट कराओगे तो आप यहाँ पे रह सकते हो, हाँ तो मल्टीपल कंसल्टेशन आओ, दे आर गिवन ए वेरी लो परसेंटेज ऑफ व्हाट द हॉस्पिटल एक्चुअली चार्ज। वो आप कभी भी इन्वेस्टिगेट करिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ गया।
अच्छा, एक अब और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने कहा कि 40 साल की उम्र के बाद में आपको हर साल जो है एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराना है और वो मैंडेटरी भी है। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो एनुअल हेल्थ चेकअप है वो काफ़ी जगह मैंडेटरी है, लेकिन एडवाइजेबल तो करीब करीब सभी के लिए रहता है। तो जी ये जो एनुअल हेल्थ चेकअप होता है इसके बारे में कि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पैरामीटर्स इधर उधर आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हालांकि इसका पॉजिटिव साइड ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर कोई चीज़ें, बीमारी ऐसी है जो साइलेंट टाइप की है जिसका आपको सिम्टम नहीं होता है, तो आपको अगर जितनी जल्दी पता चल जाए तो उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके निगेटिव साइड्स भी कई सारे होंगे जो हमें नहीं पता है लेकिन आपको पता होंगे। तो आप मतलब जो एनुअल हेल्थ चेकअप है उसके बारे में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, खास तौर से जो लोग थोड़ा सा मैं बड़ा सिंपल 40-45 रिकमेंडेशन है, साल के बाद में है? एनुअल हेल्थ चेकअप बिल्कुल अच्छा है एक एज हम्म। के बाद। अब तो 35 से 40 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होने लग गया है, तो इट माइट हाँ, बी ये तो है, ये तो सुनने में आ यू जाती है माइट खबरें। माइट नीड टू एडवांस इट। लेकिन हेल्थ चेकअप का प्रोफाइल वही रहना चाहिए। जी। 90% हिस्ट्री, हम्म। 10% ना, 86% हिस्ट्री, 6 to 8% एग्जामिनेशन। हम्म। मतलब ये सीधा कहेंगे लैब का पैकेज ले लें हेल्थ चेकअप के नाम पे, जी। वो तो मुझे मान्य नहीं, दैट इज नहीं, मतलब तो ये होता है, गोल्ड पैकेज आते हैं, डायमंड पैकेज आते हैं, ना, सिल्वर वो पैकेज आते पैकेज हैं, इज वो नो आपको नो 200-300 चेकअप करके देते हैं। वो आप नो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ना, वो तो मैं गलत समझ, मैं तो वही मेथड है, पहले पेशेंट एग्जामिनेशन होगा। अच्छा। तो अगर पेशेंट कह रहा है जी मुझे सिम्टम कोई नहीं, हम्म। मैं एनुअल चेकअप के लिए आया, मुझे सिम्टम कोई नहीं। अब हम्म। बच्चों में व्हाट वी डू इज इट इज कॉल्ड ए वेल बेबी चेकअप। हम्म। दिस इज अ फुल फॉर्मेट ऑफ डूइंग ए वेल बेबी चेकअप। हम्म। पेशेंट आके मुझे कह रहा है सर बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक, हम्म। खेल रहा है, पी रहा हम्म। है, खा पी रहा है, आप इसका चेकअप कर दें। हम्म। तो एनुअल या जो भी छोटे इसी तरीके से एक वेल अडल्ट चेकअप का फॉर्मेट होता है। हम्म। द अडल्ट इज अदरवाइज वेल, हम्म। बस यूजिंग आर स्टैटिस्टिक्स कि 40 to 50 में क्या चेंजेस आने शुरू रहते हैं, उसका स्ट्रेस कितना है। बट देन दैट फिजिशियन शुड बी ए फैमिली फिजिशियन, नॉट ए कार्डियोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी साइंस, नॉट ए सुपर स्पेशलिस्ट। एक जनरल फिजिशियन जो सारी कहानी को जोड़ सके, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की ये जो वेल चेकअप होगा, जो जी। पीरियोडिक चेकअप है, ये जो पीरियोडिक चेकअप है, इसकी फॉर्मेट डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन होना चाहिए। व्हाट इज हेल्थ? हम्म। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जी। और उसके साथ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड सेक्सुअल वेलबींग ऐसे ऐड हम्म। कर देते हैं। इन 4 चीजों के पैरामीटर में ही तो एक बंदे का चेकअप होगा ना, जो ठीक ठाक है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। तो ऐसा कोई देखने वाला डॉक्टर है, फॉर्मेट ऐसी इसके अंदर करेंगे तो फिर मैं हेल्थ चेकअप को हाँ करता हूँ। अगर उसका मतलब गोल्डन पैकेज लेके लैब में जाना है, तो लैब में जाने से तो पिरामिड उल्टा हो रहा है फिर। हम्म। आप मुझे ये बताइए, दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमको एक कंफ्यूजन था। एक तो जैसे शुगर है, या डायबिटीज़ कह लीजिए, या बीपी है। अक्सर जैसे हम लोगों की एज में आते आते बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है और बीपी हाई हो जाता है। थोड़ा सा जैसे 120-80 वाला जो है वो चेंज हो जाता है। अब काफ़ी लोगों का इसमें व्यू ये रहता है कि भाई एज के साथ में 140 तक भी है तो ठीक है। शुगर के बारे में लोग कहते हैं कि साहब जो है आपकी जो एज है प्लस आप 100 जोड़ दीजिए, उतना अगर शुगर है आपका तो भी ठीक है। और वहीं पे कई लोगों का कहना है कि नहीं साहब, आपको बिल्कुल परफेक्ट 80-120 मेंटेन रहे। क्योंकि बीपी का एक ऐसा इशू है और शुगर का ऐसा इशू जो मैं देखता हूँ कि इस एज में ज़्यादातर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें कब चिंता होनी चाहिए कि हाँ भाई अब तो हमें एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, हम्म। दिस कट ऑफ पैरामीटर्स जी। आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी। अच्छा। तो ये बदलते रहेंगे, ये कभी सेट नहीं होंगे। लेकिन जी। परफेक्ट 120-80 रहना चाहिए, ऐसा कोई पैरामीटर जी। तो नहीं। एक एज कितनी अप्रोप्रिएट है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अलाउ की जा सकती है? 60-70 में मतलब वो 90 के बाद कहेंगे जी तुरंत, वो फिर कहेंगे डायरी करो। अच्छा। आप इनको मॉनिटर्स को डायरी करने को कहते हैं कि आप डेली 2 बार कीजिए बीपी अपना।
हाँ। देखिए कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा, तो अच्छा। 1 हफ्ते की 10 दिन की डायरी करके जी। देन वी डिसाइड। अच्छा। तो उसके बाद हमें डिफाइन करना है। तो भी हम WHO ऑलमोस्ट डिफाइन करता है ये कट ऑफ्स कि किसको हम्म। हमने डायबिटीज या प्री डायबिटिक कहना है या कुछ ऐसे करना है। हम्म। तो WHO की डेफिनेशन आती हैं या हाई ग्रेड एसोसिएशन जो इनमें काम करती हैं। हम्म। इंडियन रीडिंग्स में वेरिएशन भी हो सकती है अलग हम्म। अलग कंट्री के। किसी कंट्री में टॉल लोग हैं, उनका बेसिक वेट ही ज्यादा है इंडियन वेट से, हम्म। तो ये वेरिएशन होती हैं। तो इंडिया के लिए आपके हिसाब से क्या मतलब एक प्रॉपर आई एम नॉट ए रहेगा? हार्ट स्पेशलिस्ट, पर नहीं, जैसे जनरल, मतलब मैं 70 डायबिटीज साल और का हूं, बीपी की बात कर अगर रहा हूँ मैं जैसे। डायरी करता हूं और किसी टाइम भी 140-90 से ऊपर नहीं जा रहा है, हम्म। तो आई डू नॉट नीड ड्रग्स। अच्छा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हमारी टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ। हम्म। अगर हमारी टेक्स्ट बुक मेडिसिन की हैरिसन या कोई खोलेंगे, हम्म। तो हाइपरटेंशन का हमने चैप्टर खोला, हम्म। ट्रीटमेंट में गए, द फर्स्ट 4 पेजेस विल बी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, हम्म। ओके। विच विल टेल यू कि अगर अपना वेट 10 kg कम कर लो तो ब्लड बीपी जो है 10 मिलीमीटर कम आ जाएगा। ओके। इफ यू तो मतलब स्टार्ट पहले हमें वॉकिंग, मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें वेट कम करें, फिजिकल एंड दिस एक्टिविटी इज बढ़ाएं, खाने फॉर्मल पे कंट्रोल करें। मेडिकल टेक्स्ट विच विल टॉक ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। हम्म। फिर जाके डिसाइड होगा कि मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी। अगेन वी कीप ऑन डायरिंग फॉर 1 month 2 months। ए सिंगल रीडिंग से तो जंप करना ही नहीं है, ज्यादा ओके। होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो एक मेडिकल का जो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो तो बच्चों का फील्ड है। मैं आपको बड़ी जी। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे अभी एक मैं नाना बना करीब 1.5 साल पहले, और हमारा ग्रैंडसन हुआ। जर्मनी में हमारी डॉटर है। अब वहाँ पे उनके जो मेडिकल जो मतलब एडवाइस है वो हम लोग को बड़ा सरप्राइजिंग लगी। पहले तो साहब उन्होंने कहा कि आपको जो है वो तेल नहीं लगाना है। हम लोग जब छोटे थे हमारे गाँव में तेल लगता था, एक बुकवा होता था जो आपका सरसों का जो वो होता, सरसों को पीस करके बुकवा बनता था, हमारी मम्मी लोग उसको लगाती थी, और उस सरसों का तेल लगता था। वो साहब वहाँ पे एकदम जर्मनी में मना है। उसके बाद में साहब उनको ये कहा जाता है कि 1 साल तक अपने बच्चे को आप नमक नहीं देंगे, 2 साल तक अपने बच्चे को आप चीनी नहीं देंगे। उसके बाद में मतलब नेचुरल प्रोडक्ट में अगर चीनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप आर्टिफिशियल जो हम चीनी कहते हैं वो नहीं देंगे। एडेड शुगर, अब एडेड शुगर। हाँ, एडेड शुगर। तो ये हम लोग को बड़ा सरप्राइज लगा, क्योंकि हम लोग तो अलग टाइप से, हम लोग के यहाँ तो आपका एक बार जब जिसको कहते हैं जो खाना एक बार खिला दिया गया, जिसको एक फंक्शन हो गया, फिर आप खाइए अपना जो भी है। और बुकवा लगाना और तेल लगाना तो मतलब हमारी जो मदर्स होती थी वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझती थी। तो इस बारे में मतलब आप क्या, ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, So जो कि what you मिथ्स हैं, और what you हकीकत क्या listen to है in इसमें? Germany was science. हैं? What you क्या? listen to in Germany was science, हाँ। and what you are doing here is primitive. I mean, हाँ, नहीं, यहाँ विश्वास। पे भी फिर मैंने जब देखा तो यहाँ की मेडिकल साइंस भी शायद आजकल इस टाइप की एडवाइस देती है, मतलब। तो राइट आप देते हैं। तो बच्चों के डॉक्टर हैं, तो आपका क्या एडवाइस है जो जो इस मामले में? मालिश है हम्म। वो अब स्ट्रिक्टली नो है। अच्छा, इसके दो स्ट्रिक्टली तीन नो है। कॉजेज हैं। हाँ। बच्चे की अच्छा। स्किन ना बड़ी सॉफ्ट होती है, वी स्टडीड द चाइल्ड स्किन, जी। तो उस पर ऐसे रबिंग मोशन नहीं कर सकते। उससे हम्म। सुपरफिशियल स्किन का नीचे वाली स्किन से कांटेक्ट लूज हो जाता है, ओ। एंड इट कैन कॉज डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हम लोग का तो बुकवा लगता था, रगड़ रगड़ के लगाती थी दादी जी। अम्मा जी। एकदम जो है उसको। ठीक है, तो फिर सेकंड चीज ये है कि नॉर्मल ऑयल है, अब आपके माथे पे भी मुझे नजर आ रहा है, मेरे माथे पे भी है, जी जी। ये सेबेशियस क्रिस्टल्स हैं। अच्छा। सो इट इज क्वाइट अनसाइंटिफिक कि जो नेचर ने ऑयल प्रोवाइड किया है, जिसकी जी कंपोजिशन ह्यूमन स्किन के लिए है, उसको हम जी। पहले वॉश ऑफ करें सोप से, ओके। और फिर एक कृत्रिम तेल लगाएं। वंस नेचर हैज टेकन केयर ऑफ आवर स्किन बाय मेकिंग अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल हम्म। विच इज नेचुरल एंड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। जी। सो इस करके अब, और स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अच्छा। कोई अप्लाई ऑयल नहीं करना। हमारा कंट्री में तो ज्यादातर तो हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है हमारे हाँ, देश में। तो हमारे कंट्री में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। पीक से विंटर में चाहे हम लगा लें, पर उसका लगाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा। तो इसका कोरोलरी क्या है, फिर साबुन भी यूज नहीं करना, प्लेन वाटर बेदिंग करनी।
और जो बच्चों के साबुन आते हैं उसके बारे में क्या होता है? गो जॉनसन सोप और क्या क्या साबुन आते हैं बच्चों के लिए स्पेशली? तो आज से 50 साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग चाइल्ड कंज्यूमरिज्म, जी। हमने महाराष्ट्र के एक एमएलए को हम्म। थोड़ा सा वो करके प्रेरित करके उनसे एक हम्म। क्वेश्चन पूछवाया था इनको। जी। इनके ऊपर लिखा होता है ना, बेबी सोप, बेबी हाँ, ऑयल, बेबी सोप लिखा था, बेबी ऑयल, ठीक है बेबी ना, सोप, बेबी यस। ऑयल, सो एंड सो बेबी ऑयल, बेबी सोप। हाँ 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 हाँ। हमने एक लाइन बेबी की फूड, पिटीशन डाली बेबी थी, फूड भी रहता है, बेबी फूड रहते हैं बहुत सारे। एक लाइन की क्वेरी डाली थी, जी। टेल अस व्हाट इज बेबी इन योर प्रोडक्ट। अच्छा। अच्छा। बेबी को इन्वर्टेड कॉमर्स में करके, हाँ हाँ। वो जवाब आज तक नहीं मिला हमें। सो दैट इज इट। सो नो सोप इज पक्का, प्लेन वाटर बेथिंग एंड डैब ड्राई, अच्छा। रगड़ा नहीं लगाना, ताकि नेचुरल ग्लैंड के स्टोमा जो होते हैं, नाउ वी हाँ नो, हाँ वी कैन सी माइक्रोस्कोप में, उनके हाँ। स्टोमेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ओ। प्लगिंग हो जाएगी, सेबेशियस ग्लैंड की प्लगिंग हो जाएंगी, वो स्वेलअप हो जाएंगे, तो वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, वो रोग हो जाएगा चमड़ी का। चिल्ड्रन कम अप ओ। विद मोटे मोटे पिंपल्स और वो आते हैं, उनको एक्सेसिव ओ। ऑयल एप्लीकेशन करा के, जो नेचुरल हम्म। स्वेट ग्लैंड्स हैं और हम्म। सिबेशियस ग्लैंड हैं, उनका मुंह हमने बंद कर दिया, प्लग कर दिया, उनके हम्म। स्क्रीशन नीचे इकट्ठे हो गए, तो वो स्किन डिजीज हो गई। बताइए। अच्छा, मेरे ख्याल से गांव में अभी भी लोग करते होंगे जिनको ज्ञान नहीं है इसका। अब इसके आगे और साइंस है। ओनली हम्म। 2 ऑयल्स हैव बीन फाउंड टू बी सुटेबल टू ह्यूमन स्किन, एक अच्छा। कोकोनट ऑयल, एक हाँ। सनफ्लावर ऑयल। ओके। तो सरसों का तेल तो वैसे ही अनफिट है, हम इनके ओमेगा एसिड्स की कंपोजिशन देखते हैं इस ऑयल में, कौन कौन से हाँ फैटी एसिड्स है चेन में। जी। So only these 2 oil qualify to be applied if needed इफ sometimes, नीडेड। अच्छा, और otherwise no चीनी और need। नमक के बारे में क्या आपको वो मैं है? अभी मालिश को कंप्लीट कर दूं। अच्छा चलिए ठीक है। मालिश से कुछ थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता था ग्रोथ में, विच ओके। वाज ए राइट ऑब्जर्वेशन, हाँ। लेकिन उसके लिए ऐसे रगड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मदर वाइल फीडिंग, if हाँ। she keeps on doing pressing the अच्छा। arms and legs of the child and हाँ हाँ। speaking to him and अच्छा। singing him lullabies, और हाँ। so इसको काइनेस्थेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं, अच्छा। विच इज एक्सक्लूसिव टू, सबसे अच्छा इफेक्ट आता है वो मदर खुद कर रही हो तो, द हाँ। चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज द मदर, ओन मदर, आफ्टर 9 हम्म। डेज ऑफ एज, उसकी रिकॉग्निशन, मदर की रिकॉग्निशन आनी शुरू होती ओके। है, या बाई 2 मंथ्स तो बिल्कुल ही अच्छे से आ जाती है। जी। सो मदर की काइनेस्थेटिक स्टिमुलेशन से ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, ये साइंटिफिक इफेक्ट इतना ही है। उसमें वो जोर से रगड़ा लगाना का जरूरी है वो नहीं है, और उसमें ऑयल लगाना ढेर सारा वो जरूरी नहीं है। तो ये चीजें इस तरह 3-4 साइंटिफिक इफेक्ट से, we are, and modern science does go back to nature। हमारे तो वही ये है ना, तो कोई बात। कोई दिमाग में जड़ तो करना नहीं ना कुछ। हम्म। क्योंकि साइंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अगर कितना भी हाँ, पुराना ट्रेडिशन हो, अगर इविडेंस उसके अगेंस्ट में है तो साइंस उसको डिस्कार्ड कर हाँ, देता है। फिर डिस्कार्ड कर देंगे हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे ही आयुर्वेद में कल को प्रूव कर देंगे, वील एक्सेप्ट इट, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये तो मुझे पता है प्लांट में से ड्रग होती हैं, प्लांट में हाँ। अल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, विद दैट वी नो, बट वी हैव, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इट टू फेलो ह्यूमन बीइंग, देयर इज अ सेट टाइप ऑफ ट्रायल दैट वी मस्ट डू, हम्म। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज डॉक्टर साहब, 4। बहुत सारे ये जो मतलब बाबा रामदेव टाइप के जो लोग होते हैं, योग गुरु, वो लोग तो साहब ये क्लेम करते हैं कि साहब योगा से और आयुर्वेद से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर देंगे। बड़े बड़े ट्रीटमेंट वो करने का दावा करते हैं। तो और बहुत से लोग सोचते योग भी हैं इज कि एन शायद उसका एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट हो जाएगा। योग इज एन हम्म। एक्सरसाइज, इट कैन डू प्रिवेंटिव, हम्म। और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज या न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस, वो भी योग के एक्सरसाइजेज। अगर आप देखें तो मॉडर्न फिजियोथेरेपी और योग की हाँ। कुछ एक्सरसाइजेज। सो डोंट इंक्लूड योग इनटू आयुर्वेद। योग इज ए एक्सरसाइज proposition, it is effective। इट इज अ फिटनेस, इट इज अ फिटनेस लेकिन थिंग। जहां तक कैंसर की बात आती है, हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आदरणीय बाबा जी रोहतक आए थे हमारे शहर में, अच्छा। एंड ही वाज क्लेमिंग टॉल क्लेम्स कि मैं हम्म। ये कैंसर ठीक कर देंगे, ये कैंसर ठीक कर देंगे, योग से या आयुर्वेद से, कैसे? आयुर्वेद से, अच्छा अच्छा। बाय अल्टरनेटिव मेडिसिन जो भी। हाँ तो हाँ। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के एचओडी जो कैंसर सर्जन थे, जी। वो 10-12 पेशेंट्स को बिठा के बस में उनके वेन्यू पे अच्छा। ले आए। हाँ।
तो कहते जी ये 12 पेशेंट है, इसको पैनक्रियास अच्छा का कैंसर है, इसको ब्रेन का है, इसको फलाना है, इसको स्टेज हाँ 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, आप जो सिलेक्ट करते हो कर दो, इसको ठीक कर दो। मेरे हाँ पास तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ फिर फिर एनीवे भाग गए। सो नेचुरली ऐसे क्लेम, अब ये बात है ना कि हमको तो एथिकल डायलेमा है, हम तो क्लेम कर ही नहीं सकते, मुझे तो अपना इश्तिहार भी नहीं दे सकता, मेरे पास इतनी बंदिश है। अगर आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से कंपेयर करें तो आई गॉट एथिकल रिस्ट्रेंट्स, आई गॉट मेडिकल लीगल रिस्ट्रेंट्स। हम्म मैं ये नहीं लिख सकता कि मैं बच्चों का शर्तियां इलाज करता हूँ, मैं लिखता हूँ MBBS DCH MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हम्म आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग कि मैं इस बीमारी का शर्तिया इलाज करूंगा, पोस्टर नहीं बांट सकता। मेरा जो बार का बोर्ड है उसका साइज लिमिटेड है कि मैं इतना साइज का बोर्ड लगाऊंगा, जैसे लॉयर्स का होता है छोटा बोर्ड, और उसमें ये लोग सिर्फ तो कहते हैं क्वालिफिकेशन। साहब शर्तिया इलाज करते हैं, 100% ट्रीटमेंट हाँ, का तो दावा फिर करते हैं हमारा वो। क्या क्या कैसे कंपैरिजन करें? वो मोहम्मद इकबाल साहब, भगवान को शायद, मैं शायद ठीक कोट कर रहा हूँ, तो वो कहते क्या इश्क पायदार से ना पायदार का, हम्म कर उम्र पहले मुझको एक जावेदार था, फिर हम्म ज़ौक़ शौक देख जिले पे बेकरार का, कि तू पहले हम्म मुझे अपनी जितनी इमोर्टैलिटी तो दे, हम्म फिर देख मैं तेरे मुकाबले में आता क्यों नहीं आता। अच्छा कि मुझे तो जिस्म दिया हुआ है तूने एक, तू तो हाँ, बिना जिस्म का है। जो तो डिके होना है, खत्म होना है, एक दिन बुढ़े और होना मेरे को है। तो मैं तेरे से कैसे कंपैरिजन करूं? हाँ पायदार का बेपायदार से कैसे इश्क करूं मैं? हम्म तो यही बात है, इनको तो फ्रीडम है, जो मर्जी क्लेम करें, ना कोई एथिकल इश्यूज है इनकी बात में। पेशेंट मर लेकिन जाए बहुत लोग कोई फंस जाते हैं ना इस चक्कर में, बहुत लोग फंस हाँ, जाते हैं इस चक्कर में। तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी मेडिकल लीगल, कोई लिटिगेशन नहीं कर सकते आप। आयुर्वेदिक फेल हो जाए तो लिटिगेशन कहाँ करने जाओगे? कोई लिटिगेशन नहीं है, देयर इज नो, इंडियन पिनल कोड में आयुर्वेदिक फेल होने का कोई नहीं है, मेरे को तो जेल कर देंगे। अच्छा इसका, हाँ ये साल्ट और शुगर जैसे का रह गया था, हाँ साल्ट हाँ और जी, शुगर का रह, हाँ तो नो साल्ट नो शुगर ये भी नॉर्म एक्सेप्टेड है, एडिड अच्छा साल्ट और शुगर नहीं डालना, अच्छा क्योंकि वो उस बचपन से ही वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज की तरफ बॉडी को ले जाता है। तो ये मतलब साइंटिफिक है कि हमें नहीं देना चाहिए साइंटिफिक है, बच्चों हाँ, को। ये हमारा इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड प्रैक्टिसेस में 6 हम्म महीने से हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं वो भोजन का नेचुरल टेस्ट जो है दैट इज हम्म गुड, एंड साल्ट टू बी टेकन मोर सीरियसली। साल्ट और शुगर दोनों ही जो है ना, वो हम्म फैट से भी ज्यादा सीरियस है। अच्छा तो फैट्स का भी 15% ऑफ कैलोरी शुड कम आउट फ्रॉम द फैट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन से हम लोग विश्वास करते चले आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस, जैसा मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि जिसने ये प्रूफ किया है कि वो चीज़ें सही नहीं है, तो हमें मतलब ऐसी कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बताइए जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हैं और बहुत से लोग अपने क्योंकि देखिए किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं होता है, और वो बच्चों को कभी भी जानबूझ के कोई हार्म करना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी कई बार जानकारी के अभाव में वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि सोचते हैं कि बच्चे को बेस्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन एक्चुअली उनको नुकसान कर जाता है क्योंकि उनको जानकारी की कमी है। तो जी, कुछ ऐसी आप हमें बताएं चीज़ों के बारे में जो कि हमारे जो दर्शक लोग हैं वो अगर जानें तो बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाएंगे, या उनके अगर परिवार में बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को बता पाएंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अब न्यू बॉर्न है, एक बात हमने डिसाइड कर ली कि वो बेदिंग और मसाज वो तो हमने डिस्कस कर लिया जी जी। कि नॉट नेसेसरी। जी। और दूसरा ये है कि बच्चा अब आजकल हो रहा है, तो हम्म मैं आपको बताऊंगा कमर्शियल इंटरेस्ट भी कैसे बीच में घुस जाता है। जी जी। पहला मिथ है कि जी पहले 2 दिन माँ का दूध नहीं आता, अच्छा तो पहले 2 दिन जो है फार्मूला देना पड़ेगा, अच्छा। और थर्ड डे से स्टार्ट करेंगे। जी। जबकि फैक्ट ये है कि मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ओ, मतलब बच्चा पैदा होने के पहले से ही हो जाता है। स्टार्ट हुई होती है। जी और दूसरा ये है कि जो जब बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है जी। उसका स्टमक साइज इज ओनली 3 ml। हम्म 3 ये हम ml। काफी, हाँ, ओनली 3 ml, ही नीड्स ओनली 3 ml। ओ ऐसे थंब साइज दिखाते हैं, जितना मेरा थंबनेल है इतना पेट है हाँ। उसका। डे ओ 3 पे 10 ml है। हम्म
एंड एडमिटेड के पहले 2 दिन दूध नहीं आता है, but the child nature has not made milk for first 2 days, it has made colostrum for 2 days. वो सब पशुओं में खीस कहते हैं उसको, खीस वाला हाँ दूध हाँ आता हाँ है, हाँ तो हाँ फर्स्ट 2 days it is not milk. तो ये बात कहने की जरूरत नहीं कि दूध नहीं आया तो उसको कोलोस्ट्रम तो आ रहा है ना. अगेंस्ट 3 ओ ml of requirement 30 ml of colostrum is available in a normal mother. अब इस मिथ को फिर एक बार लगा दें बच्चों को 2 दिन तो many children will go away from breastfeeding, जो कि बिगेस्ट लाइफ सेवर गिना जाता है ब्रेस्ट फीडिंग जो है. हाँ, मेरे ख्याल से इस बारे में तो पूरा कॉन्सेंसस है कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं इट है. इज ए ट्रू लाइफ सेवर फॉर न्यूबॉर्न्स, राइट. तो ये तो आपने इसमें बहुत क्या अच्छी होता है जानकारी फिर इस बताई. मिथ हाँ. को एंड कैश कमर्शियल इंटरेस्ट कैसे घुसता है, फार्मूला इंडस्ट्री कम्स इन. अच्छा. दे से हाँ 2 दिन अभी आपका दूध नहीं आएगा, तो इस करके मेरा जो फार्मूला है वो उसको यूज बिल्कुल करो. नियर टू मदर मिल्क है. हाँ. इट इज जस्ट एज गुड एज मदर्स मिल्क. सो आप 2 दिन से ये दे दीजिए. सो दे हैव केप्ट इन, और उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग सारी जिंदगी के लिए डिरेल हो सकती है. फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है. बस कई कुछ हो जाता है. हाँ, आदत नहीं पड़ती, but the nipple does not need force to suckle, you know. उसमें तो अपने आप फ्लो करता जाता है. इसको हम निपल कन्फ्यूजन कहते हैं. निपल कन्फ्यूजन होती है, मदर तब तक बिलीव कर लेते हैं कि ये डब्बा खत्म कर दूं फिर और लगाऊंगी. तब तक वो, क्योंकि ब्रेस्ट को जो चलाने का मिल्क जो होती है फॉर्मेशन, वो एम्प्टिंग रिफिलिंग साइकिल है बॉडी का, सेल्फ ऑटो रेगुलेटेड. जब तक ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो रिफिलिंग नहीं होगी. So by giving more milk up from upside, we have disturbed the auto regulation, hormone auto regulation of मिल्क का emptying and प्रोडक्शन ही कम हो refilling. जाएगा. मिल्क का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. And then many mothers will, unless and until they get an intervention by a trained lactation counselor, they will go to formula. Second चीज जो मदर्स मेरे पास बहुत बारी आती हैं, वो इट रिवॉल्व्स अराउंड फूड इटन बाय मदर. अच्छा. तो बच्चा जो है नॉर्मली, जो नॉर्मल न्यूनेट है वो ऐसे करके थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है. साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड नॉर्मल कोरियोथेटाइड मूवमेंट्स ऑफ इमेच्योर ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, एंड इट इज एक्सरसाइजिंग. नेचर ने खाना जो दूध पिया उसको हजम करने के लिए नेचुरल एक्सरसाइज, साइकिलिंग मूवमेंट करता है बच्चा अपने आप. सो दीज मूवमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू चाइल्ड्स बॉडी to keep him writhing and wrinkling and doing these movements to digest the mother's food. हाँ. While it is interpreted as कि इसका interpretation है कि ये पेन हो गया बच्चे को, जो ऐसे कर रहा है. ये पेन के लिए मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ चक्कर शुरू हो जाता है, या एल्डरली लेडी से वो कहेगी कल तूने चने खा लिए, you ate hard food yesterday. और मदर इन लॉ तो अपने मतलब जो डॉटर इन लॉ है उसको कई बार फोर्स करती है, अरे तुमको कुछ नहीं पता, हमें इतना एक्सपीरियंस है, हम लोग तो ऐसे करते थे. और वो जो है वो सारे प्रिमिटिव वाले साइंस को ऐसे, दिस इज कॉल्ड सबड्यूइंग साइंस विद नॉन साइंस. ये तो हमारा शोषण है ही साइंटिस्ट का, परमानेंट शोषण है. अभी तो मैं एल्डरली हो गया हूं तो मुझे मान जाती है मेरी बात. तो जब मैंने साइंस शुरू करी थी, एल्डरली लेडी वाज कॉमनली से कि डॉक्टर तू कोई औरत है, तेने क्या बेरा. दे वुड से हरियाणवी, या घर जाके कहेंगे डॉक्टर ने सब कुछ नहीं बेरा होता. हाँ, ये तो मेरे से ये तो सही है. उनको लगता है उनके पास बहुत विजडम है, और उन्होंने इतने बच्चे बड़े किए. पहले तो 8-8, 9-9 बच्चे भी होते थे, तो उनको लगता है बड़ा विजडम है उनके पास में. और तुम लोग तो कल 4 किताबें पढ़ के अपने को बड़ा एक्सपर्ट समझने लगे हो. तो मुझको साइंस को शाउट करना पड़ता था. शाउट करता था, कहते डॉक्टर लड़ता है. मदर ऑफेंडेड फील करती थी, डॉक्टर बात सुनता ही नहीं है, बोतल देख के जोर जोर से बोलने लग जाता है. आहिस्ता बोलूं तो सुनती नहीं है. तो हमें साइंस को शाउट करके ओवर पावर करना पड़ा. अभी भी इतने साल के बाद भी शाउट करना पड़ता है. एंड दैट इट कम्स ऑन अस कि वी आर बैड टेम्पर्ड डॉक्टर्स. डॉक्टर को तो जाते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है, झाड़ मार देता है. अब मिसबिलीव्स को कैंसिल करो तो इट इंटरप्रेट्स कि डॉक्टर को तो बड़ा सॉफ्ट बोलना चाहिए, उसको तो ऊंचा बोलना ही नहीं चाहिए, हमको समझाना चाहिए. समझाओ तो मानते नहीं है, कैंसिल कर देते हैं मेरी बात को.
हाँ So scientific answer to this is all said and done कि food eaten by mother, there's जी no matter, it will be assimilated into blood. हम्म So it is a modified eccrine gland, breast, like tear glands, sweat हम्म glands. हम्म All these glands secrete auto-regulated, they pick up auto-regulated things from the blood and make their secretions. So breast milk will be finally made from assimilated food that has gone into, there's no direct connection from stomach to व्हाट breast. यू ईट एंड हाउ द चाइल्ड हाँ। गेट पेन, ठीक है। मतलब मिथ्या धारणा इस तरह की हो जाएगी कि कई बार कहते हैं जी मैंने तो छोला निकला देखा है इसकी पोटी में, बच्चे की में। अब कह रही कल छोला निकला। मैं कहा तू इसकी मदर के ब्रेस्ट दिखा, पहले इसके मदर के ब्रेस्ट में छेक का साइज तो इतना होना चाहिए जिसमें से चना सो देन आई कई बार आई लाफ विद देम। मैं कहा शुक्र किया तूने चने का पेड़ नहीं उगा दिया इसके पेट में से आते आते। द चाइल्ड हैज पास्ड ए प्लांट ऑफ चना, अंकुरित चना आ गया बाहर। अच्छा, ये काजल लगाने वाला जो होता है, बच्चों को काजल लगाते हैं बचपन से, उसके बारे में क्या मतलब तो वो साइंस भी क्या वो कहता है? उनका बिलीफ है। एक तो दो बिलीफ है उसके, हम्म दो मिस बिलीफ्स है, बिलीफ नहीं मतलब मिस बिलीफ्स है। हाँ एक हाँ तो आंखें ठीक रहेंगी हाँ और एक नजर नहीं लगेगी हाँ और एक आंखों का साइज बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत, कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। हाँ ठीक है ना, तो नजर लगना हाँ तो सीधा ही मिस बिलीफ है कि कोई हम्म वो काला टीका भी लगेगा, काजल भी लगेगा, वो इतना लग जाएगा मासिव अमाउंट। हम्म तो हम्म वो तो उनका बिलीफ है कि नजर से ऐसे ही बचेगा ये काला लगा के। हम्म जबकि साइंटिफिक ट्रूथ इज सिंपल कि ओनली टू थिंग्स आर देयर व्हिच कैन मेक ए चाइल्ड। असली एक चीज मेरे पास है, वो है वैक्सीनेशन, हाँ बच्चों के रोग बचाव टीका और हम्म मदर्स मिल्क। हम्म इसमें डेमोन्स्ट्रेबल अमाउंट ऑफ डिजीज प्रिवेंटिंग एबिलिटी सब्सटेंसेस है, आर देयर। मदर के सही मिल्क बात। में तो सम थाउजेंड्स। हम्म सो वी समटाइम्स कॉल्ड के 1.5 महीने पे पहला टीका लगता है, तो फर्स्ट 1.5 मंथ मदर्स मिल्क के डेली इम्यूनाइजेशन। तो साइंस के हिसाब से इन दो के अलावा कोई चीज नहीं है जो बच्चे की ये दोनों जरूर बचा सकती है। जी जी, बिल्कुल सही एक कहा माँ आपने। के पास है, एक मेरे पास है। माँ के पास भगवान का गिफ्ट मान ले, भगवान को मानती है तो ये नेचर का गिफ्ट मान ले। हम्म और एक साइंस के पास है जो हमने क्रिएट किया है। तो दिस इज द मिथ। और काजल का दूसरा क्या है कि जैसे हम बताना पड़ता है, फिर उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि यहाँ से टीयर ग्लैंड है यहाँ पे। सो यहाँ से टीयर ग्लैंड नीचे आता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई लैशेस इज जैसे वाइपर काम करता है कार का, इट क्लीन्स दी आईज एंड देन दी दिस इज द सीवर फॉर आई। सारा गंद यहाँ नीचे इकट्ठा होता है नीचे वाली आईलैश के साथ। तो यहाँ से नाली का सिस्टम है जो ड्रेन इनटू नोज। सो ये ड्रेनेज सिस्टम जो सारा ऊपर से लैक्राइमल ग्लैंड ने टीयर्स बनाए, आंख की वॉशिंग हुई, पलकें झपकने से सारा डर्ट क्लियर होता रहा, कॉन्टिन्यूस वॉशिंग चल रही है। और कॉन्टिन्यूस सीवेज सिस्टम है जो वो निचली पलक पे है, वो यहाँ से नाक में डालेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ द काजल विल ब्लॉक द सीवेज सिस्टम। ओह तो फिर ये सारा आंख बाहर गिरेगा सारा और आंख में इन्फेक्शन हो जाएगी। एंड हाउ विल द स्टेरिलाइज? अगर हम ह्यूमन बच्चे की आंख में कुछ डाल रहे हैं तो स्टेरिलाइज तो मान लिया कि ये वो आग बर्न करके उसके सूट को कलेक्ट करते हैं, माइट भी थोड़े 1-2 दिन के लिए शायद हो सकता है उसमें जर्म्स ना हो, बट फाइनली इट कैन गिव ट्रॉमा आल्सो। सिलाई से ट्रॉमा भी हो सकता है जरा सा एक्सपीरियंस का। पर आप मतलब बेसिकली बिल्कुल इसको एडवाइस नहीं करेंगे कि काजल लगाने को? नो बिल्कुल नो एडवाइस बिल्कुल नहीं। नहीं। आई डोंट, उनको ये बताता हूँ ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक करेगा। आई का सही नेचुरल बात है, और ड्रेनेज क्या। सिस्टम है तो भाई, वो नाली अगर सीवर आपने बंद कर दी अपने टॉयलेट की या किसी के लिए, तो इट आप इज सोचिए इक्विवेलेंट कि टू क्या दैट। उसका रिपरकशन होगा। तो दिस इज द साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये अच्छा, तो साबुन से नहाने का भी आप मेरे नो ख्याल नो से एडवाइस नहीं नो करते हैं? नो सो प्लेन वाटर बेथिंग। और कुछ बच्चों से रिलेटेड आप जानकारी देना चाहेंगे? बच्चों से रिलेटेड जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, जी इसमें बड़ी इंटरफेरेंस है अब तक भी। वही जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। हम्म तो उनमें फिर वो जब लास्ट डिजीज आती है तो उसके अंदर कोई देसी दवाई दे दी या होम रेमेडी दे दी, तो उसका लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरिलेटिव इफेक्ट आया, उससे इफेक्ट नहीं आया। देन दे पुट इट इनटू द ब्रेन कि मैंने उस दिन ये दिया था उससे पीलिया ठीक हो गया था। पीलिया किसी चीज से ठीक नहीं हुआ था, पीलिया उससे ठीक हुआ था।
जबकि वो ऐसे ऑटोमेटिकली ठीक ही हो जाता। हाँ जी। और ये बच्चों में डाइट के कॉन्सेप्ट्स बड़े अजीब हैं। जैसे अब यही जॉन्डिस को ले लीजिए, हम्म। पुराना चलता आ रहा है कि इसमें गन्ने का जूस पिलाया जाना चाहिए। हाँ, ये तो हमने खूब सुना है इसको। अब ये बिल्कुल एंटी साइंस है। अच्छा। इनफैक्ट हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गन्ने के जूस को एनालाइज किया तो वी फाउंड 13 पैथोजेंस इन दैट। अच्छा। उनमें से एक जॉन्डिस वाला वायरस था, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए वायरस। ओ, मतलब उससे बढ़ता है, कम नहीं होता है। इट इज द कॉज ऑफ कॉजिंग दैट डिजीज। ओह, बताइए। सो व्हाट इज द मेडिकल, एक सारी बुखार वाली बीमारी में कहते हैं जी खाना बंद कर दो, हम्म। तो ये बिल्कुल एंटी साइंस है। अच्छा। ए सिक बॉडी नीड्स मोर कैलोरीज। ओके। और उसमें जैसे गन्ने का जूस का मैंने एग्जांपल दिया, जी। उसमें जर्म जाते हैं। हाँ। तो व्हाट साइंस हैज डिड्यूस्ड कि किसी भी बीमार बच्चे बंदे को, एडल्ट और, वी शुड गिव कुक्ड फर्स्ट। डाइटरी एडवाइसेस, इट शुड बी कुक्ड और प्रेफरेबली प्रेशर कुक्ड। ओके। इट शुड बी सॉफ्ट टू डाइजेस्ट। कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस जैसे चावल या खिचड़ी या ये सारे ग्रोइली फूड होते हैं या मुशी फूड होता है, ये सारा इजी टू डाइजेस्ट है। इट शुड बी कैलोरी डेंस, यू शुड बी हम्म। हैविंग मोर कैलोरीज हम्म। देन नॉर्मल। पर उसको भूख नहीं लग रही तो यू शुड गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, अच्छा। बट नॉट लाइट फूड। लाइट फूड इज ए बैड बिलीफ ओके। टू ए सिक पर्सन। यू शुड बी गिवन कैलोरी डेंस, हम कहते हैं उसको, कैलोरी डेंस बनाओ फूड को, घी भी डालो। सो कीप ऑन अच्छा डॉक्टर फीडिंग। साहब, हाँ। और काफी हाँ। सारी रिकवरी फूड से ही होगी। डायरियल डिजीजेस की, जीआई डिजीज, फूड से रिकवरी। मुझे जी। 50 साल में एज ए डॉक्टर अब तक नहीं जी। समझ में आया कि जी। पॉलिटिकल लीडर जब फास्ट रखते हैं, जी। इसको जूस पिला के कोई छुड़वाया जाता है। अच्छा। हाउ हैज जूस बीन सिलेक्टेड? हाँ, तो इट इज ये आप नॉट ए बताइए। प्रॉपर फूड। हाँ, इट्स नॉट अ उनको प्रॉपर फूड। उनको खिचड़ी खिलानी चाहिए, कोई थोड़ा सा पेट में तो जाए बेचारों के। उससे स्टिल बेटर इज लस्सी एज ए लिक्विड अच्छा। देना चाहते हैं भारत में। हाँ। फ्रूट के लिए हमारी एक ही लाइन की बात है, फ्रूट शुड बी ईटन होल। हाँ। उसका जूस जूस नहीं। निकाल के जो हम फाइटोकेमिकल्स हम फेंक रहे हैं, जो फ्लूस में फेंक रहे हैं, तो जूस एज ए आइटम ऑफ फूड, ना हाँ। फ्रूट एज ए आइटम ऑफ फूड इज द हाँ। वेरी स्मॉल अमाउंट नीडेड। एक चीज तो ये है, लार्ज अमाउंट फ्रूट नीडेड नहीं है। लार्ज मेन इंग्रेडिएंट्स इज 1 cereal, 1 दाल, 1 सब्जी, मिक्स्ड हाँ। वेजिटेबल एंड 1 मिल्क प्रोडक्ट एज ए वेजिटेरियन डाइट। जो किसी हाँ। भी रेस्टोरेंट में आप जाएं जो वेजिटेरियन थाली के नाम पे मिलेगा, हम्म। वो कंप्लीट फूड है सदियों से, उसमें फ्रूट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे मैं थोड़ा एक वेजिटेरियनिज्म पे भी बात करना चाहता हूँ आपको। जी। हमारा जो देश है उसमें ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। अब जी। वेजिटेरियन होने के देखिए, एक तो एथिकल उसके रीजंस होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि जानवरों को मारना और उनका मीट खाना ये एथिकली करेक्ट नहीं है। और वहीं पे मैंने देखा है कि कई लोग इसलिए भी वेजिटेरियन होते हैं जिनका ये सोचना है कि शायद वेजिटेरियन डाइट्स जो होती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन है वो फूड आपकी जो डाइट रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से नहीं प्रोवाइड करता। इनफैक्ट कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये दिया हुआ था कि जो लोग वेजिटेरियन, उनका माइंड जो है वो कम डेवलप होता है, उनके माइंड का साइज छोटा होता है क्योंकि उनको अंदर प्रोटीन की बड़ी कमी रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो इशू पे। पहले तो वेजिटेरियनिज्म एक एथिकल और मॉरल इशू के तौर पे आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, मेरे ख्याल से इस पे कॉन्सेंसस पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, स्ट्रिक्टली फ्रॉम द डाइट पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रिक्टली एज अ डॉक्टर, फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं उसके बारे में आप अपना क्या व्यू देना चाहेंगे? हाँ, इसमें हमको जूलॉजी के प्रिंसिपल्स देखने चाहिए, जी। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है। जी। अब ये शेर और जंगल के कई जानवर, दे आर जी। कार्निवोर्स। जी। इनकी क्लासिफिकेशन, हमारी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। हम्म। तो वो कार्निवोर्स हैं जी। जो मांस खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। जी। देन गाय भैंस, ये सारे हमारे पशु हैं जो हर्बीवोर्स हैं। हाँ, जो सिर्फ सिर्फ गाय, घास पात खाते। हाँ, घास खाते हैं या फिर प्रोटीन के लिए उनको भी दालें देनी पड़ती है, मतलब। ठीक है।
ठीक है ना। प्रोटीन खाली घास फूस में प्रोटीन नहीं पूरा होता, तो कभी गाय का अगर हम चारा देखें तो इज मिक्स्ड, उसमें चना जरूर डलता है, घोड़े की डाइट में चना जरूर डलता है। राइट राइट राइट। ठीक है। पर थर्ड, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर ओमनिवोरस, तो हमारी कैटेगरी इज ओमनिवोरस। तो प्रकृति के हिसाब से जिस शरीर में, जिस एनिमल में, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ एन एनिमल, हम होमोसेपियन एनिमल नहीं है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं नॉन वेजिटेरियन, ये कैनाइन टीथ है। इट इंडिकेट्स दैट वी आर बाय नेचर वी आर डिजायर टू टेक ओमनिवोरस फूड। देयर इज सम पोर्शन ऑफ, नॉन-वेज दोनों। हाँ, तो हमें मिक्सचर जो नेचर ने निर्धारित किया है बाय प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी। अब कोई लोग कहते हैं जी भैंस कितनी तगड़ी होती है, सिर्फ घास खाती है। वो घास नहीं खाती, दाल खाती है। भैंस का डाइजेस्टिव सिस्टम फर्क होता है, उसके 2 स्टमक्स होते हैं, दे आर एनिमल्स विद 2 स्टमक्स। तो शेर जो कार्निवोरस है उसमें कच्चा मांस को डाइजेस्ट करने के जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। दांत, जबड़ा, सबका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कार्निवोरस खा सकता है। और फिर नेचर का प्रिंसिपल, बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, सारे उसने 3 तरह की चीजें बनाई कि जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस बराबर है। कुछ हर्बीवोर्स हो गए, कुछ कार्निवोर्स हो गए। तो किसी एक कार्निवोर, एक एनिमल की पॉपुलेशन ना बढ़ जाए तो कार्निवोर्स बना दिए, who will eat animals। एक की पॉपुलेशन ज्यादा ना, सारी जगह घास फूस ही ना उगाया है तो हर्बीवोर्स बना दिए, कि सरकंडे के ना खड़े हो तो हाथी सरकंडे खा लेता है। तो इस तरह बैलेंस करके वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एवोल्यूशन का हिस्सा है। इसमें और कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में कैसे साइंस इवॉल्व हुई, तो ऐसे करके अगर हम मानव का भोजन देखें तो यस यू आर ट्रू, ये साइंस की ट्रूथ है। एनीमिया देखिए, जो ब्लड मिक्स मेकिंग चीज है ना, तो उसमें, अच्छा प्रोटीन्स की बात करते हैं पहले। प्रोटीन्स में हम कहते हैं ए क्लास प्रोटीन्स एंड बी क्लास प्रोटीन्स। जो हर्बल डाइट है ना, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, इसमें जो प्रोटीन्स है, दालें हैं जैसे, वो बी क्लास प्रोटीन्स हैं। जबकि एनिमल ओरिजिन प्रोटीन्स ए क्लास हैं। क्या मतलब होता है? जो 13 के 13 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, तो उस प्रोटीन में ऑल 13 अमाइनो एसिड शुड बी देयर। जबकि दालों में एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते, 13 के 13 नहीं होंगे, किसी में 11 होंगे, किसी में 10 होंगे। सो दैट्स व्हाई ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स दालें 2 मिक्स करने का रिवाज बन गया। वी ईट मूंग मसूर की दाल, वी ईट 2 दाल्स मिक्स्ड ऑलवेज। तो वो कैसे स्टडी हुई, वो एवोल्यूशन का बड़ा लंबा चैप्टर है, बट मिलियंस ऑफ एवोल्यूशन शोड कि वेजिटेरियन खानी है, दाल खानी है, तो 2 को मिक्स करके खाएंगे तो 13 के 13 अमाइनो एसिड पूरे होंगे। जबकि नॉन वेज डाइट में ऑल 13 गो इन द सेम, एंड एसिमिलेशन एंड गोइंग टू मसल्स इज ऑल्सो बेटर विद नॉन वेज फूड। लेकिन वेजिटेरियन में भी द ओनली एनिमल ओरिजिन थिंग इज मिल्क। सो हाउ टू वी सर्वाइव? सारा देहात हमारा दूध पीता है, दूध की मात्रा ज्यादा, दूध, दही, लस्सी, वो देसा में देश हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। तो वी गॉट आवर प्रोटीन्स फ्रॉम बेसिकली। तो डॉक्टर साहब, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए, जैसे मैं तो मतलब एथिकली या फैमिली हिस्ट्री की वजह से मैं तो नॉनवेज खाना या मीट खाना मेरे लिए मुश्किल है, हालांकि मैं अंडा और दूध लेता हूँ। तो आपके हिसाब से जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? मतलब उनके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आप मीट नहीं खाना चाहते तो क्या खाएं? एक चीज के बदले मल्टीपल चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जी। अब वो क्राइसिस वही आ रहा है कि एनीमिया मुक्त भारत का अभियान चलता है जी। मैं 40 साल से देख रहा हूँ सर। एनीमिया का इंसिडेंस, कभी तो मैं सर्वे करने पे जाता हूँ कि तो मिलता है कि 82% लड़कियां सारी एनीमिक हैं। 82%? हाँ, वो 82% पहले 20 साल तक, फिर 70% हो जाती हैं। पर कभी वो इतने प्रोग्राम चलते हैं एनीमिया मुक्त, क्योंकि वो डाइट अवेलेबल नहीं है जिससे एनीमिया। ब्लड फॉर्म हीमोग्लोबिन में एक चीज है कि एनिमल सोर्स की हीमोग्लोबिन जो है वो उससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बनता है। वी हैव टू ईट मायोग्लोबिन, और दैट इज मतलब फ्लैश। सो आईसीएमआर का चार्ट मैंने आपको भेजा भी है, उसके अंदर आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड चार्ट है। उसमें 1 पोर्शन इज फिश
पोल्ट्री, तो ठीक है ना, वो उसको हम साइंटिस्ट हटा नहीं सकते। दैट हम ओमनिवर्स हैं, हमको एक पार्ट, हम थोड़ा पार्ट ले सकते हैं, सारा कुछ मीट, सारा दिन मीट ना खाते रहे, पर थोड़ा पोर्शन वो हमको हीमोग्लोबिन और उसके लिए देना पड़ेगा। तो हमको सारे वेजिटेरियंस को फिर एक विटामिन B12 है, एक विटामिन ये अपना आयरन है, इसके लिए फिर हमें या तो इम्प्रोवाइज करें, जैसे हम सारी वेजिटेबल्स को लोहे की कढ़ाई में कुकिंग करें। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी चेंज होती जा रही है। पहले जैसे बथुआ था, इट वाज ए वीड विच यूज्ड टू ग्रो विद व्हीट, तो वो फ्री मिलती थी। सो गांव में बहुत बहुत खाने को पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी, इट वाज अवेलेबल फॉर फ्री इन नेचर। जैसे बेर होते थे गांव में, बेरी के बेर वो फ्री होते थे पब्लिक, उसके में हाई विटामिन सी है, मतलब बेर हैज गॉट हायर विटामिन सी देन आंवला। अच्छा, हाँ, अमरूद में ज्यादा विटामिन सी है, तो अमरूद के पेड़ होते थे, तो वो फ्री खेती में जो पंचायती लैंड्स होती थी उन पे अमरूद के बाग, उसमें बच्चे लगाए जाते जाते रहते, थे। खेलते रहते थे, खेत तोड़ के खाते रहते थे। ऐसे बेरीज होती थी, पिल्लू पिच्चू, ऐसे झाड़ियों में बेरीज, लाल बेर, छोटे बेर, ये सब फ्री अवेलेबल थे। अब और क्राइसिस आ गया कि वो फ्री वाली चीजें भी अवेलेबल नहीं है, पेस्टिसाइड से बथुआ खत्म हो गया। ओह, सो इस करके वो एनीमिया के, वेजिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम और इंक्रीज कंपाउंड हो गई है, बिकॉज दोज फ्री कंपाउंड्स आर नॉट अवेलेबल। तो उसमें यही है कि एटलीस्ट वो सब्जियां खाएं जिनमें आयरन ज्यादा है। अब यहाँ पे मिसबिलीफ आ जाता है। कॉमन बिलीफ क्या है, किसी को कहूंगा हीमोग्लोबिन कम है, जरा आयरन रिच फूड खाओ। आप बताइए मुझे फर्स्ट चीज क्या आपको करेगी कि कॉमन मैन या लेडीज या एल्डरली लेडीज क्या कहेंगी, क्या खाने से आयरन बनता है? चुकंदर, चुकंदर और अनार। अनार, हाँ। हाँ, दे हैव गॉट जीरो आयरन। अच्छा, इसमें आयरन होता ही नहीं है? ना। अच्छा, तो किसमें होता और है आयरन? और मतलब पालक, सरसों, सरसों में सबसे अच्छा, ज्यादा। अच्छा, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अच्छा। जीरा, काले तिल। B12 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? B12 के लिए? B12 के लिए तो ये दालें वगैरह में, वही नॉन वेज फूड है, उसमें ज्यादा है, एग्स वगैरह में ज्यादा है, सम एक्स पोर्शन में? हैज टू बी टेकन। सो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग, सीइंग नाउ B12 डेफिशिएंसी। बहुत B12, बहुत बुरा रोग होता है बच्चों में, देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप्स। पर वही बात है ना, मिथ, 100 रुपए का एक अनार कौन, कितने लोग खा सकते हैं बताइए? सही बात है, बहुत महंगा होता है। हाँ, हाँ, तो 140 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो फूड को लिंक करना चाहिए। और अब धर्म को इजाजत नहीं देता, तो वो फिर अब जब तक लोगों का टेम्परामेंट साइंटिफिक नहीं होगा तो उनको हम बता सकते हैं कि साइंस के हिसाब से। क्या मेरे पर सही है? प्राइवेटली मेरे कैबिन में आके पूछे थे, सर एक अंडा दे सकते हैं? मैं कहा इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। लेकिन बचपन का लो एनीमिया, आप एनीमिया का कैसे कोरिलेशन होता है, यू नो, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, तो इट इज नाउ टिल येट कॉल्ड कि बॉडी इज द मोस्ट, लीवर के हिसाब से, लीवर कैसे काम करता है, यू नो, आवर हैंड्स एंड, सो वी आर, ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट एफिशिएंट लीवर एंड द मोस्ट एफिशिएंट मशीन। अच्छा, ये हमारी सारी मशीन 0.09 मिली वोल्ट पे चल रही है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी करंट पे चलते हैं सारे मसल्स। और ये अच्छा, यू कैन नॉट क्रिएट सच एन एफिकेशियस मशीन ऑन 0.09 मिली कोई वोल्ट। मशीन 220 वोल्ट चाहिए होता है उसको। हाँ, तो 0.09 मिली वोल्ट पे चलने वाली मोस्ट एफिकेशियस मशीन है। हम्म सो ह्यूमन मशीन की जब हम बात करते हैं, ईच ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन हम्म cuts the human machine efficiency by 5%. ओह, So as a community scientist, then we translate into low efficiency of our जो मजदूर हैं या जिन्होंने जिस्मानी काम करना है, and we translate into GDP deficit. तो anemia is one single thing linked to that, जिससे कि ह्यूमन मशीन की एफिशिएंसी डाउन होने करके वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट जीडीपी। सही बात है। मतलब इसका आप देखिए कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग एनीमिया से मुक्ति पा सकें या लोगों को हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए तो ओवरऑल इफिशिएंसी जो है कंट्री की, फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल से हर जगह इसका एक इस्तेमाल होता है, वो इम्प्रूव तो होगा फिर और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अगर एक पर्टिकुलर रीजन के लोग
गाय को नहीं कर सकते तो गाय को छोड़ दो, हम्म कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। देर सिंपल पोल्ट्री है जो सब कुछ यूजुअली खा रहे हैं हम, जिसमें हम्म कोई रिलीजियस वो टेंटिकल अटैच नहीं है। अगर एक हम्म और दूसरे रिलीजन ने पिग नहीं खाना तो पिग को छोड़ दें, हम्म क्रिश्चियंस ने कुछ और नहीं खाना या किसी ने जैसे भी नहीं खाना, उसे एक एक चीज को छोड़ दें, देयर इज नो नीड। बट अगर साइंस से जो आप पूछें, नाउ आई डोंट वांट टू एंटर इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो मानना है और मेरे को जानना है, सही मुझे बात है। अमाइनो एसिड स्टडी करके बताना है कि इसमें 13 के 13 नहीं है, तो हम्म मसल बिल्डिंग नहीं होगी। सो एज ए साइंटिस्ट, व्हेन आई एम सीइंग चिल्ड्रन हियर एंड एथलीट्स ऑफ फॉरेन हम्म कंट्रीज, हम्म they start training and their nutrition starts happening at 5 years of age. हम्म तो हमारे सारे एथलीट्स की लो परफॉर्मेंस, कंपैरेटिवली लो कैपेसिटी या एनर्जी, इसको हम लिंक कर सकते हैं फ्रॉम ए लो हमारे न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन। से सो लो yes. हीमोग्लोबिन एंड लो न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड। और डॉक्टर साहब चलिए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली और मेरे ख्याल से काफ़ी एक हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं वो कई बार जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, और उसका नुकसान हम भुगतते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में। आपके हॉबीज़ क्या हैं, मतलब आपकी जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके अलावा मतलब आपको क्या चीज़ें पसंद है ज़िंदगी में? ये तो अभी चलिए एक एक ही और जॉब है, हो गया, क्या चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत खुशी देती है? म्यूजिक। म्यूजिक। हाँ अच्छा, जी, किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? जब और क्या यंग आप था गाना भी गाते हैं या तब सुनते किशोर हैं गाता केवल? था, और आई एम ए सिंगर बेसिकली। अच्छा। अच्छा। थोड़ा सा बाय ट्रेनिंग, थोड़ा सा बाय इंट्यूशन। हम्म। सो पहले जब यंग थे तो बॉलीवुड ही गाते थे। अच्छा। अब पास्ट सम इयर्स नाउ आई एम हाँ। टू जगजीत सिंह। ये अच्छा। नहीं कि सिर्फ उनका गाना, मतलब उनकी हम्म। उनको सोचना कि वो कैसे कैसे म्यूजिक जनरेट करते थे। सो अच्छा। देयर इज ग्रुप ऑफ अस हु आर जगजीत सिंह फैंस। अच्छा। वी डिस्कस के उनका म्यूजिक की स्कूल ऑफ म्यूजिक क्या था, व्हाट अच्छा। वाज इट, ऐसे करके, और उसको गाना भी। और उसमें फिर ये बात है कि अच्छी पोएट्री साथ में लिंक हो जाती है। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, एक आध दो लाइन जो है कुछ हाँ, मैं जरूर सुनाता हूँ। हाँ। और थोड़ा सा ये रिलीजियस चीजें, और ये रिलीजन में मैं ये थोड़ी सी बातें तो कंप्लीट कर लूं कि हम्म एक तो आयुर्वेदिक बात बड़ी जरूरी रह गई कि एक हम्म बड़ी एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स यूज करते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शक्ति, स्फूर्ति, हाँ। ठीक है ना, हेल्थ एंड विगर, विगर एंड हम्म वाइटैलिटी। हम्म ये क्लेम होते हैं बड़े सारे कि ये चीजें ये बढ़ाएंगी। ये हम्म इनका कोई माप करने का तरीका नहीं मुझे। अगर एक ड्रग क्लेम कर रही है, चाहे आयुर्वेदिक चाहे मॉडर्न, कि मैं हम्म विगर एंड वाइटैलिटी बढ़ाऊंगी, तो उसका कोई मापदंड नहीं है मुझे कि इसके खाने से पहले कितनी थी। विगर एंड वाइटैलिटी को मैं कैसे नापूं? तो इसके चक्कर में ना पड़े। अब जो तीसरा चक्कर शुरू हुआ है वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां, हाँ। इम्यूनिटी बूस्टर्स। हाँ। ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इम्यूनिटी को हम्म ऐसे नापने का, एक गुड बैलेंस न्यूट्रिशन एंड हम्म एक्सरसाइज, हम्म दे आर द टू साइंटिफिकली नोन इम्यून बूस्टर्स। न्यूट्रिशन बराबर हो और रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज खाने और का, ये कोई ये बूस्टर क्लेम्स का को जरूरत नहीं। वेरीफाई करने का कोई मेथड नहीं है कि हमारी दवाई या इस बूटी से खाने से हेल्थ एंड विगर हो जाएगा। कई बार कोरोना ये के समय शक्ति तो और लोग खूब बहुत स्फूर्ति। पता नहीं कितनी टाइप की हाँ, बूटियां खाया करते थे कोरोना के समय में। हाँ जी, तो वो सारी बाद में फेल हो गई ना, दे वर प्रूवन टू बी। तो वो हम्म घबराए हुए थे लोग उस टाइम, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था, किसी को मान लिया। जिन्होंने हम्म ठोक दिया, हमने क्लेम नहीं किया कि हमारे पास कोई हम्म चीज है। अभी केप्ट ऑन क्लेमिंग कि कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, एसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर आयुर्वेद देंगे। में तो वो कौन सी दो तीन ऐसे बूटियां थी, बड़ी पॉपुलर हो गई थी, मिलती नहीं थी वो। सर, पर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। हम्म नए हाउसेस थे, उन्होंने क्लेम किया। जो पुराने हम्म वैद्यनाथ हैं, हम्म बहुत पुराने जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उन्होंने बेचारों ने कभी क्लेम नहीं किया कि कोरोना में हमारे पास कुछ आ गया, जबकि वो कई 100 साल पहले से हाँ, 100 साल से। आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करते हैं। सो ये वाली बात मैं जरूर कहना चाहता था। जी जी बिल्कुल। मतलब इन सब जो एनर्जी बूस्टर्स होते हैं या फिर जो आयुर्वेद में कहते हैं साहब हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हाँ, इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा, इन सब चीज़ों से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। हाँ जी। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मैं कहता हूँ, आपने मतलब की बात लिखी होती है, तो मैं हम्म दो ही बातें कहता हूँ। आजकल कहते हैं जी राम को मानो, मैं क्या राम हाँ। को माने कि राम की माने? अच्छा।
आई थिंक इट इज बेटर कि हम राम की माने। तो फिर वो कहते हैं फिर क्या मतलब हुआ इसका? मैं कहा डॉक्टर आया था लक्ष्मण जी को मूर्छा के टाइम पे, दूसरी कंट्री का डॉक्टर था, उस पर वार चल रही थी, तो रामचंद्र जी ने उसको ये कहा भाई तू यू आर ए डॉक्टर, तेरे को कोई मतलब नहीं है कि हम एनिमी कंट्री के हैं या कोई नहीं, तेरा मतलब है तेरे आगे मरीज लेटा हुआ है, तूने मरीज ट्रीट करना है। सो डॉक्टर वाज मेड कास्ट फ्री, रिलीजन फ्री, नेशनैलिटी फ्री। सो उसमें से ये लेसन मिलता है डॉक्टर को, वही आज हमारी एथिक्स है कि हमारे ऊपर सिर्फ मरीज है और उसका वो है। रामचरितमानस की चौपाई है जी, सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का, वे गई होवे नास। अच्छा, तो रिलीजियस स्क्रिप्चर में पढ़े कभी ये इसका वैद, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैद गुरु टीचर और राजनीतिज्ञ या ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर जो आजकल के टाइम में, सचिव, सचिव क्या सचिव वैद गुरु तीन जो, ये मीठा बोलते हैं अगर किसी भय के मारे, या अनसाइंटिफिक मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, इफ दे प्रोपेगेट अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल, तो राजपाट, धर्म और तन तीनों का वे गई होवे नाश। अच्छा, तो गुरु को धर्म भी झूठा बोलने के लिए नहीं कहा गया, धर्म की इंटरप्रिटेशन ठीक करे गुरु। तो ऐसी ऐसी पंक्तियां श्री कृष्ण भगवान जी का बड़ा सिंपल है, जो काम तुझे सौंपा है वो भली भांति कर, मुझे पसंद आ गया तो मैं अपने आप प्रकट हो जाऊंगा, तुझे मिल जाऊंगा, मुझे मत ढूंढ, मैं नहीं मिलूंगा। तो दो लाइनें कही हैं, उसको आप ऐसे आत्मा परमात्मा करते रहो, लोगों को उलझाए रखो। तो डायलमा यहाँ पे ये है कि हम अपने कंट्री में या कहीं पे भी खुद अपने आप से गॉड को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। देयर इज एजेंट कॉल्ड पुजारी और सम प्रीस्ट हु विल इंटरप्रेट गॉड फॉर दिस टेक्स्ट फॉर अस। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल चाहे 10वीं फेल हो चाहे 5वीं फेल हो, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज with interpretation of religious scripture from that uneducated person. उसको संस्कृत के कुछ श्लोक रटे होते हैं और वही बस सुना देता है, वो सुना जाए जैसे भी इंटरप्रेट करता है। हाँ, उसको शायद मीनिंग भी नहीं पता रहता है। हाँ, कई बार जब ये एक पर्टिकुलर रीजन के होते हैं, स्कॉलर्स बैठ के कह रहे होते हैं नहीं जी हमारे ग्रंथ में तो ये लिखा ही नहीं है, टीवी पर मैं डिबेट सुन रहा होता हूँ, मैनी टाइम्स सम स्कॉलर्स ऑफ ए रिलीजन आर सेइंग नहीं ऐसा नहीं लिखा है जी हमारे, इसकी इंटरप्रिटेशन आप मौलवी जी गलत कर रहे हैं, ये टेनेट नहीं है। तो इस तरह की ये फाइट तो इंटेलिजेंट लोग तो इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, हम अपने को हमको इंटरप्रेट करने दो ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और क्या, तो ये कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं जैसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जैसे वेद से रिलेटेड या उपनिषद से रिलेटेड, गीता से रिलेटेड, और उसमें मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पे चीज़ें सही नहीं हैं तो लोग मुझे कहते हैं अरे भाई तुम्हें अगर करना है तो पहले जा करके ऐसे जो लोग हैं इनके एक्सपर्ट के शरण में जाओ, गुरुओं से सीखो। हम कहते हैं भाई देखिए जो धर्म के ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ करके उसका प्लेन मीनिंग समझ सकता हूँ? उसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? और हो सकता है अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें क्लैरिटी है और उसका एक से ज्यादा मतलब नहीं निकल सकता तो आई एम ऑल्सो फ्री टू इंटरप्रेट दैट। देखिए ना, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, हनुमान जी विद्वान माने जाते हैं, वो गए पहाड़ पे, उनको मेडिसिनल प्लांट नहीं आइडेंटिफाई कर सके। सेकंड फैक्ट, एक बॉटनिस्ट ने कहा कि 50% ऑफ प्लांट्स रिटन इन आयुर्वेद आर एक्सटिंक्ट, वो प्लांट है ही नहीं। 10 दिन पहले एक दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी कि च्यवनप्राश में च्यवन इंग्रेडिएंट होने चाहिए, 30 इंग्रेडिएंट्स आर नॉट फाउंड, दे आर एक्सटिंक्ट। 30 out of 54, it is not no longer a च्यवनप्राश, it is a 24 प्राश। बड़ी बारी आंवला की जगह कद्दू मिल गया उसमें बड़े सारे च्यवनप्राश में। सो वो साइंटिफिक स्क्रूटनी का यही मतलब है। तो साइंस अगर रिलीजन बन जाए सबका तो इट इज ए यूनिफाइंग, इट विल बिकम ए यूनिफाइंग फैक्टर। हाँ, मेरा एक्चुअली ये भी एक मानना है कि रिलीजन में प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे रिलीजन हैं और सब रिलीजन अपने को ही सही मानते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। एक रिचर्ड डॉकिन का बहुत ही फेमस कोट है, वो कहते हैं दैट एवरीबॉडी इज एथीस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द गॉड्स, यस, अदर देन देयर रिलीजन, एंड आई जस्ट गो वन गॉड फर्दर। उनका एक बहुत ही फेमस वो है कि भाई जो एथीस्ट लोग हैं वो सभी को नहीं मानते, सभी गॉड को नहीं मानते, लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं वो अपने धर्म के अलावा बाकी सारे गॉड्स को झूठ मानते हैं।
मानते और हैं। यही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हर आदमी जब अपने ही गॉड को सही मानता है तो फिर कैसे मिल करके हम साथ में काम करें। साइंस के साथ में या रैशनल मेथड से जब हम क्रिटिकल थिंकिंग से कोई सच को ढूंढते हैं तो उसके अंदर ये है कि एक सच निकलेगा, ऑब्जेक्टिव सच निकलेगा, तो सब लोग एक साथ आ सकते हैं, एक पेज पे आ सकते हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो दो बातें, मैं दो कपलेट सुना देता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। क्या बात है। ठीक है। एक दूसरा कपलेट जो जगजीत सिंह के गजल में गाया हुआ है, उनके द्वारा गाई गई ये पोएट ये ये शायद कबीरदास जी का भी तो ये एक कि सिमिलर वो है ना, हाँ जी, कि दोहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई ओए, आखर प्रेम का, पढ़े जो हाँ, पंडित होए। हाँ उसी। तो ये दूसरा ये मुसलमान शायर ने लिखा है। जी। कहते, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो रिलीजन खत्म हो जाता है अगर बच्चे को हंसा दो, तो सब रिलीजन खुश हैं, सारे नहीं, सही परमात्मा बात है, खुश हैं। इंसानियत से बड़ा धर्म क्या हो सकता है। क्या धर्म है। और जो धर्म जो है सिर्फ अपने धर्म के लोगों को इंसान समझे और दूसरे धर्म के लोगों के साथ में सहानुभूति ना हो, उनको इंसान ना समझे, साथ वो में धर्म धर्म मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से अच्छा अपने नहीं माना जा सकता। पर्सनल शरीर के बाहर से और बाहर नहीं आना चाहिए, बस वो अपने अंदर रहना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड टू योर सेल्फ, जितना भी जैसा भी। और इंटरप्रेट खुद अपने, अगर पीएचडी करा हुआ व्यक्ति है तो वो 10वीं फेल की बात ना माने, उसको खुद इंटरप्रेट करे कि गीता बिल्कुल में क्या सही लिखा, बात बहुत आपने कुछ मिल कही। और जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे ये हमेशा लगता है कि हमें इन एजेंट की जरूरत नहीं है। ये जो बिल्कुल, मौलवी हैं, जो दैट इज आपके इट। ये कंपल्शन जो हो गई शंकराचार्य है ना, हैं, ये और मुश्किल जो है। आपके बड़े बड़े विद्वान हैं, क्योंकि आज के समय में देखिए जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें अवेलेबल हैं, आप खरीद सकते हैं बाजार से, आप इंटरनेट पे जा करके स्टडी कर सकते हैं, और अगर हम प्रॉपरली पढ़े लिखे हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते उसको। और क्यों तो ना जब हम हम ओरिजिनल सोर्स से चीज़ों को सीख सकते हैं तो हमें इन एजेंट्स की क्या ज़रूरत है। क्योंकि एजेंट लोगों का मैंने देखा है कि जो इंटरप्रिटेशन होता है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होता है। हाँ उनको जी, अपनी जो एक उनकी जो जागीर है, उनकी जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए वो लोग करते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से हमें खुद जो है ओरिजिनल सोर्स पे जा करके चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। जैसे मैंने जब ये बड़ा प्योरिटेरियन सा मेडिकल प्रोफेशन किया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साइंस का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप, तो मैंने उसमें विवेकानंद जी का मुझे एक लाइन मिली, द मोमेंट जी यू एक्सेप्ट ए गिफ्ट यू लूज योर फ्रीडम। सारे उनके कोट्स में से ये कोट मुझे पसंद आया, और मैंने उस दिन फार्मा इंडस्ट्री से, फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, बेबी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से सैंपल लेने बंद कर दिए। नो फ्री सैंपल्स, नो ट्रैवल, नो नो। एंड देन आई थॉट कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन फ्री होगा ही नहीं इनके इन्फ्लुएंस से जब तक मैं इनसे गिफ्ट लूंगा। एक इंग्लिश में भी कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड। या देयर नो फ्री दुनिया में लंच। कोई फ्री लंच नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है उसकी कीमत होती है, वो तो आपको ऐसे चुकानी करके पड़ती है आप डायरेक्टली अपने दिमाग इनडायरेक्टली। से ढूंढें और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम्म। दी स्क्रिप्चर्स माइट हैव ट्रूथ थिंग्स। उनको इंटरप्रिटेशन ही 5वीं फेल लोग या बिल्कुल ही अनपढ़ लोग कर रहे हैं, तो क्या करा जाए उसका। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बस, डिस्कशन करके, और इनफैक्ट अब हम लोग का काफ़ी लंबा हो गया थैंक यू डिस्कशन, वेरी मच। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे आज के जो हमारा लेसन है। क्योंकि देखिए धर्म एक ऐसा मामला है जिसके बारे में लोगों की अक्सर धारणाएं होती हैं, बिलीफ होता है जिसको चेंज करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं
तो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो वो कम से कम अपने हेल्थ के लिए बड़ा सजग रहता है। यस। और आज हमने आपके जो आज पॉडकास्ट था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें जानी जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे और उससे अपनी लाइफ को वो बेटर बनाएंगे। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे दर्शक हैं कि वो अपने कमेंट्स शेयर करें, आपके क्या विचार हैं उसको शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी वो कमेंट सेक्शन में डालें और डॉक्टर साहब हमारे आई शैल बी प्लीज्ड। अवेलेबल रहेंगे और उसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन करें, एंग्री होके लेग पुलिंग ना करें हमारे हाँ, साइंटिस्ट लेग की। पुलिंग ना करें, और जो भी आपके सीरियस डाउट्स हैं उसको आप जरूर क्वेश्चन करें। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करें, और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग गलतियां कर सकते हैं और बट उसके लिए हम हमेशा आई अपने को हैव सुधारने की भी कोशिश ड्यू करेंगे। केयर कि मैं जो लिखा हुआ है किताब में वही बोलूं यहाँ पे, जी जो जी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में और मेडिकल टेस्ट में लिखा हुआ है उसका रेफरेंस मौजूद रख के ही मैं बात करता हूँ। मैं अपने आप मन से कुछ नहीं बोला मैं। चलिए, सो आप हमारे चैनल पे आए, आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। और आप डॉक्टर सो साहब नाइस बहुत ऑफ बहुत यू टू गिव धन्यवाद। मी दिस अपॉर्चुनिटी। वी वेरी मच इतनी बात तो एंजॉय मेरी द किसी ने नहीं सुनी सिवाय आपके। नहीं नहीं मुझे उम्मीद है कि हाँ, हजारों लोग जो है आपके व्यूज़ को जानेंगे और ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे, और ये उनके अपने इंटरेस्ट में है कि वो इस बात को सुने। क्योंकि देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मेन पर्पज़ ये कि आपके फ़ायदे में है। लोग तो आपको एक्सप्लॉइट करना ही चाहते हैं। दुनिया में हर आदमी जो है वो आज दूसरे को कमोडिटी की तरह ट्रीट करके, दूसरे को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट करके, कंज्यूमर की तरह ट्रीट करके उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन से बचना अगर चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें और हर फील्ड में उसका इस्तेमाल करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक विश यू यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस डे सर।